नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खरा सौदा में। मैं हूं प्रियंका पुला, मेरे साथ है मानसी और डिम्पी। तो यूएस मार्केट्स में कल हमने एक शार्प रिबाउंड देखा। 2 दिन के डीप सेल ऑफ के बाद आपने डाउ को, नैस्डैक में तो हालांकि परसों भी रिबाउंड था, वहां पर एक अच्छी तेजी। बड़ी वजह क्या बदली? बड़ी वजह ये बदली कि जो एसवीबी बैंक और सिग्नेचर बैंक के इस क्लोजर के बाद जो एक रिस्क था, शायद दूसरे बैंकिंग्स पर कॉन्टेजियन रिस्क था, वो कहीं ना कहीं कंटेन होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेगुलेटरी एक्शन दिख रहे हैं। और क्योंकि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में भी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की बात करिए, इससे सेंटिमेंट चेंज हुआ है। सेंटिमेंट चेंज हुआ है या फिर टाइड आगे की तरफ शिफ्ट हुई है, ये तो खैर बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल कल की एक शानदार मूव आपको यूएस मार्केट्स में देखने को मिली। डाउ 370 अंक बढ़कर बंद हुआ, नास्डैक में लगभग 0.25% की बढ़त देखने को मिली और एसएनपी में भी 0.2% तक की बढ़त देखने को मिली। तो 11 बैंक मिलकर जो बड़ी न्यूज अपडेट आई जिसके बाद ये सेंटिमेंट चेंज हुए, वो थे फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जो अब तक लगभग 27% भी गिर चुका था परसों भी। 11 बैंक मिलकर फर्स्ट रिपब्लिक में लगभग $30 मिलियन की लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करेंगे। डिपॉजिटर्स की वरीज कहीं ना कहीं कंटेन होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो बैंक्स के क्लोजर का जो रिस्क था, जिससे ये एक बड़ी बात बन रही थी, बड़ा खतरा बन रहा था कि कहीं ना कहीं ये दूसरे बैंक्स पे ना कॉन्टेंजियन रिस्क हो जाए, उसको लेके सेंटिमेंट बहुत बदलते दिख रहे थे। तो रेगुलेटरी एक्शन से एटलीस्ट सेंटिमेंट यहाँ जरूर बदला है। और आपको याद होगा कि परसों क्रेडिट स्विस का भी एक क्राइसिस सामने आया था और वहां पर भी स्विस रेगुलेटर ने उसको कंटेन करने के लिए रेगुलेटरी एक्शन की बात कही है, वहां पर भी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की बात कही है। इससे सेंटिमेंट ना सिर्फ यूएस मार्केट्स में बल्कि यूरोपियन मार्केट्स में भी बदला। यूरोप में भी आप देखें तो चाहे डैक हो, फुत्सी हो, कैक हो, सभी में आपको लगभग 2% तक की बढ़त देखने को मिली है। सो ये तो बड़े रहे ट्रिगर्स, लेकिन एक जो बड़ा ट्रिगर क्रूड से भी आ रहा है, उसकी मूवमेंट को थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्लो डाउन के रिस्क के चलते अभी जो एक बड़ा सेंटिमेंट दिख रहा है कि क्रूड की चाल लगातार नीचे की तरफ बनी हो, जो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बेहद अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्लो डाउन ऑन इकोनॉमी, ये सारे खतरे भी निकलते दिख रहे हैं। देखना होगा कि आज क्रूड डेरिवेटिव्स पे क्या ट्रेड बनता है। $75 के नीचे आप फिर भी ब्रेंट को देख रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको इस वक्त सिनेरियो अच्छा दिख रहा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स भी आने हैं आज, उन पर जरूर बाजार की नजर होगी। चलिए अब एक बार एफएनओ के भी संकेत समझ लेते हैं कि कल एफएनओ मार्केट में कल किस तरह से एफआईज की पोजीशनिंग देखने को मिली है। एफआईज तो लगातार, इनफैक्ट इंडेक्स पर तो अब भी उनका व्यू नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है। और इनफैक्ट कुछ डेटा पॉइंट हम पढ़ भी रहे थे, ये उस तरह का टाइम याद दिला रहा है एफआईज की शॉर्ट पोजीशन जो शायद कोरोना के टाइम पर दिख रहा था। क्या कुछ देखा है आपने इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स एफएनओ में? हाँ, बात आपकी ठीक है कि कोविड के टाइम जैसा ही आप शॉर्ट पोजीशंस एफआईज की होल्डिंग है इस समय मार्केट के अंदर, जो कि अब ऑल टाइम लो के आसपास आ गई है। सिर्फ 11-12% एफआईज लॉन्ग करके बैठे हैं सिस्टम में। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि मान लीजिए किसी के पास 100 शेयर हों तो उसने करीब 80 या 88 शेयर या 89 शेयर करीब बेच रखे हैं, सिर्फ 10-11 शेयर उसके पास पड़े हुए हैं, तो इससे ज़्यादा वो बेचेगा नहीं। तो ये बात बिल्कुल तय थी। अभी आप ग्लोबल मार्केट्स के आंकड़े पढ़ रहे थे, चाहे ग्लोबल मार्केट्स हो चाहे इंडियन मार्केट्स हो, दोनों के अंदर जो स्ट्रक्चरली डैमेज हुआ है वो भी कंट्रोल नहीं हुआ। ये सिर्फ एक रिलीफ रैली के तौर पर है, और कल की रिलीफ रैली आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र वो 90 पॉइंट के अंदर निपट गई थी निफ्टी के। तो इसलिए आज का रिलीफ रैली का कंटिन्यू होना अच्छा है, जो आपको एसजीएक्स निफ्टी में दिख रहा है। लेकिन ये रिलीफ रैली अभी भी सिर्फ एक रिलीफ रैली ही है, क्योंकि एफआईज की होल्डिंग, जो प्रश्न अभी आपने उठाया, ये कंसर्न तो बना हुआ है। और आपको मैं बता दूं, कल का तेजी होने के बावजूद भी एफआईज की होल्डिंग बकायदा 1% और कम हुई है लॉन्ग की। तो ये चिंता पूरी तरह से टली नहीं है। मैं अब एक एक करके पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं और चार्ट्स भी आते जाएंगे ताकि वो कोरिलेट भी करेंगे आपके साथ में। पहले आते हैं निफ्टी पे लेवल्स पे। करीब 13 पॉइंट की कल मामूली से हमको तेजी बनते हुए दिखी है। ओपन इंटरेस्ट कुछ खास नहीं था, वो था 0.72%, यानी कि 1% भी नहीं आया। आप इसी से मान के चलिए कि कोई चीज़ करीब 90% के आसपास शॉर्ट पड़ी है, और अगर आप रिकवरी करने पे आ रहे हैं, सिर्फ 1% से रिकवर कर रहे हैं या 2% से रिकवर कर रहे हैं, तो इसलिए डाउट क्रिएट करता है कि ये कितना ऊपर चला जाएगा। और एक आपको ध्यान होगा, हमने एक परसों पोल किया था, हमने ये पहले ही बताया था आपको कि पहले 16,800 टेस्ट होगा, फिर हम 17,400 की तरफ भी जाएंगे। 1 मिनट के लिए मैं चार्ट को बोलूंगा कि निफ्टी का चार्ट फायर किया जाए। उसके अंदर हमने आपके सामने क्लियरली वो ड्रॉ करके भी बताया था कि कहाँ पे आके सपोर्ट आ सकता है। वो 16,800 से 17,000 का लेवल था, ये वाला नहीं, हमने एक सेव करके आपको चार्ट दिए निफ्टी के।
तो वहां पे आप देखेंगे 16,800 से 17,000 का एक सपोर्ट था अच्छा, और वहां से ही पुल बैक मार्केट के अंदर आ रहा है जो कि 17,400 तक जा सकता है। आते प्रीमियम पे, करीब 85 पॉइंट का प्रीमियम है अगर आप देखें इस समय निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो -1.2% का ओपन इंटरेस्ट घटा है। इसका मतलब वहां पे जो शॉर्ट कवरिंग हुई है बहुत छोटी हुई है, बहुत कम हुई है। मैं आपको सिर्फ एक चीज याद दिला दूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, बिल्कुल आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पिछले 4 दिन से जब बैंक निफ्टी टूट रहा था तो उसका ओपन इंटरेस्ट आता था 13%, 18%, 15%, 20%, और रिकवरी हुई है मात्र 1.5% की। मैं ये नहीं कह रहा कि रिकवरी आ नहीं सकती, बट रिकवरी शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। इस चीज को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। आते हैं, अच्छा इसके भी प्रीमियम मैं आपको बता दूं, इसकी प्रीमियम हाई हो गए हैं 300 पॉइंट का। एक लोगों को प्रॉब्लम्स जो अब आएगी, जो फेस करेंगे, वो ये करने वाले हैं कि जब रोल ओवर करेंगे, क्योंकि हम एक्सपायरी के बेहद करीब जा रहे हैं, 29 की इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो उनको ज्यादा प्रीमियम पे फिर से रोल करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि अभी प्रीमियम्स थोड़े फिर से ऊपर आ गए हैं। आते हैं पुट कॉल रेशियो पे, ये बहुत मंदी तो नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक हो गया है कल के बाद से थोड़ा। ये 0.76, 0.78 निफ्टी और बैंक निफ्टी का कुल मिला के आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स के अंदर कल कोई चेंज नहीं आया, जबकि आप हल्की सी शॉर्ट कवरिंग कर रहे थे। तो विक्स अभी भी जस का तस 16 के ऊपर बना हुआ है। ये एक सेकंड पॉइंट ऑफ अ कंसर्न है कि आपकी जो शॉर्ट रैली आप जो देख पा रहे हैं ये शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। फिर आते हैं एफआईज के डाटा पे, करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस पे हुई है, बट कैश में माइनस का नंबर आया फिर से 282 करोड़ का। इंडेक्स में जब जब भी खरीदारी होगी मार्केट सिर्फ बेस बनाएगा, चलेगा नहीं। चलने के लिए कैश और ऑप्शंस दोनों का कॉम्बो चाहिए, उसमें से एक अभी भी मिसिंग है, इसलिए कुछ दिनों का आप वेट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से देख रहे हैं तो 17,000 मार्केट को आज बचाना, टिकाना और क्लोज करवाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने क्लोजिंग मिली, बट बैक टू बैक मिलनी चाहिए। तो इसलिए आज 17,000, 17,200 ये दोनों लेवल्स हैं जो आज रेंज के टेस्ट करने के लिए पहुंचेंगे। बैंक निफ्टी के हिसाब से 39,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए और अच्छी खासी क्लोजिंग चाहिए, और 500 पॉइंट का स्विंग चाहिए। दैट मीन्स 39,500 का चाहिए, ताकि कॉल पुट के डाटा को ठीक किया जाए, नहीं तो ये प्रेशर बना के रखेगा जो हम आपके सामने पॉइंट रख रहे हैं। आते हैं रिटेल क्या कर रहा है इस पूरे चक्कर के अंदर। रिटेल सिर्फ चुप करके बैठा हुआ है और मार्जिन पे कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, वो एवरेज भी नहीं कर रहा। 60% के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस जस की तस उसकी खड़ी हुई है, और एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस ऑल टाइम लो पे आगे 11 पे। इसलिए देखते हैं कि एफआईज अब रिटेल के साथ जुड़ता है या ये दोनों का सेपरेजम अभी भी रहेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर एफएनओ कॉर्नर की अगर बात करें, कैश की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कैश और ऑप्शंस दोनों की तरफ से अगर सपोर्ट मिले तो फिर एफआईएस की पोजीशनिंग जो है वो लगातार कह सकती है पॉजिटिव देखने को मिलेगी। लेकिन इस वक्त तो देखेंगे तो लगातार 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में करीब 8,800 करोड़ की बिकवाली कैश में एफआईएस करके दिखा रहे हैं। बाजार के सेटअप को समझते हैं, और भारतीय बाजार के लिए कल जहां सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नजर आए थे, लास्ट आवर ऑफ ट्रेड्स में हमने देखा था जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी आई थी यूरोपियन मार्केट्स के अपमूव से, क्रेडिट स्विस में जो अच्छा एक एक्शन देखने को मिला। ऑफकोर्स बैंक्स की तरफ से सपोर्ट है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में जो तकलीफें थी वो धीरे धीरे छटती दिखी। आज सुबह भी ग्लोबल सेंटिमेंट्स ऐसा ही कुछ बयां कर रहे हैं। एक और चीज है ईसीबी के रेट्स, यहाँ पर रेट हाइक होते हुए दिखे यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, और ये भी एक ग्लोबल इंपैक्ट यहाँ पर खासतौर से नजर रखनी होगी, क्योंकि जिस तरह का अनुमान था उसी तरह के ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो है उसे हर तरफ से सहारा मिल रहा है। लेकिन भारतीय बाजार के लिए जहां सबसे बड़े ट्रिगर्स की हम बात करें, उसमें आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा टीसीएस, क्योंकि टीसीएस के मैनेजमेंट में बदलाव की खबरें आती हुई दिखी हैं। टीसीएस के एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया है, और प्रतिवसन उनकी जगह नए सीईओ की तरह नियुक्त होते हुए दिखे हैं। 15 सितंबर से कार्यभार संभालते हुए दिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीसीएस के ऑपरेशंस में एक बड़ा बदलाव इस वक्त नजर आ रहा है। जिम्मेदारी संभालने में अपने उत्तराधिकारी की मदद करेंगे मिस्टर गोपीनाथन, ये खबरें आती हुई देखने को मिली है। लेकिन ये बड़ी जो चेंज यहाँ पर टीसीएस के मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए दिखी है, इसके मायने क्या हैं, क्यों एकाएक ये बदलाव होते हुए दिखे हैं। पिछले दिनों हमने देखा आईटी सेक्टर में काफी कुछ बदलता हुआ दिखा, ग्लोबल टच भी इस सेक्टर के साथ कनेक्टेड है। लेकिन टीसीएस के मैनेजमेंट में इतने बड़े बदलाव की वजह क्या है, और इसके ठीक बाद मैनेजमेंट में बदलाव को लेकर सबसे पहला टेक का कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखेगा, और वो हम आपके सामने थोड़ी ही
देर में रखेंगे। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ताज़ा खबर है टीसीएस के लिए, आईटी सेक्टर भी इसके चलते खास तौर से फोकस में रहेगा, क्योंकि लगातार टीसीएस जो कि आईटी सेक्टर का हैवी वेट है वो खबरों के दम पर एक्शन में भी रहा है। और इस बदलाव पर भी विस्तार से थोड़ी ही देर में जब निकुंज हमारे साथ जुड़ेंगे तो बातचीत हम करेंगे। लेकिन भारतीय बाजार में 4 बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं और समझते हैं कि आज के लिए बाजार का सेटअप कैसा नजर आ सकता है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, जो कि आपने देखा विदेशी बाजार यूएस मार्केट्स में अच्छा पॉजिटिव अपमूव देखने को मिला। फर्स्ट रिपब्लिक को बचाने के साथ यहाँ पर जो पूंजी पर्टिकुलरली बैंक्स में डालने की खबरें आ रही है, एसवीबी हो चाहे क्रेडिट स्विस और फर्स्ट बैंक की खबर आती हुई जो कि पॉजिटिव साबित हो रही है। टीसीएस के मैनेजमेंट में बदलाव और उसके अलावा डिफेंस क्षेत्र पर खास तौर से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डिफेंस स्टॉक में रक्षा मंत्रालय ने 70,000 करोड़ रुपए के डिफेंस उपकरण खरीदने की मंजूरी दी और इसी के चलते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि बड़े ऑर्डर की खबर यहाँ पर आती हुई दिखेगी, 32,000 करोड़ के ऑर्डर्स यहाँ पर मिलते हुए दिखेंगे, जिसके चलते एचएएल का स्टॉक और इन पर्टिकुलर डिफेंस स्पेस भी आज फोकस में रहेगा। लेकिन ट्रेडर स्क्रीन अगर देखें, निफ्टी में रेजिस्टेंस 17,200 की तरफ पहला दिख रहा है और सपोर्ट जो है 16,900, क्योंकि लगातार 17,000 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश कल बाजार करता रहा और लास्ट आवर ऑफ ट्रेड्स में हमने अच्छी रिकवरी भी देखी। वहीं बैंक निफ्टी में 39,500 पहला रेजिस्टेंस काम करेगा, वहीं 39,800 दूसरे रेजिस्टेंस के तौर पर ध्यान में रखें। 38,900 तक के सपोर्ट से यहाँ पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले चाहे आउट परफॉर्मेंस हो या डाउन ट्रेंड हो, ज्यादा ही नजर आए। कल भी जब बाजार क्लोज हुए बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिली। आइए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में आज सुबह ऑन अ फ्राइडे सेशन जहां ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे नजर आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। हमारे साथ केवल हैं और संतोष हैं, दोनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो कि जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। संतोष शाह, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल सेकेंड हाफ से ही बाजार के सेंटिमेंट्स, भारतीय बाजार के सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव हुए हैं और इस वक्त अगर देखें विदेशी बाजार से भी सपोर्ट मिलते दिखे हैं। 17,000 के ऊपर हम खुलेंगे ये तो नजर आ रहा है, एसजीएक्स निफ्टी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है एक गैप अप ओपन, लेकिन 17,000 के पार बाजार में किस तरह की रणनीति अपनाई जाए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, मार्केट की बात करें तो लगातार 5 दिन की गिरावट के बाद हमने देखा कि निफ्टी में एक हल्का रिबाउंड देखने को मिला और टेक्निकली एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है। तो नॉर्मली जब भी ये फॉर्मेशन बनता है तो एक हॉल्ट देखने को मिलता है, जो भी ट्रेंड होता है वो संभावना होती है कि शायद वो ट्रेंड रिवर्स होते दिखे। सो देखना होगा कि एक्चुअली ये ट्रेंड रिवर्स होता है। अगर और एसजीएक्स निफ्टी भी यही सजेस्ट कर रहा है कि कल के हाई के ऊपर हम ओपनिंग देंगे, अगर हम 17,050 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो जाते हैं तो एक संभावना बनती है शॉर्ट कवरिंग रैली की। तो अगर ये शॉर्ट कवरिंग रैली आती है तो 17,250 का पहला लेवल रहेगा और उसके ऊपर निकलते हैं तो 17,440 का नेक्स्ट टारगेट लेवल देखने को मिल सकता है, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। सो टेक्निकली संभावना बन रही है, तो मेरा खरीदारी की सलाह रहेगा। हम डेटा को भी डिस्कस करें तो कैश मार्केट में थोड़ी सेलिंग थमी है, एफआईएस की कम हुई है, लेकिन डेरिवेटिव डेटा की देखें तो काफी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड तो है, लेकिन उन्होंने अपने आप को पोजीशनिंग एफआईआई से पूरा बेयरिश साइड करके रखा हुआ है। ये आप उनका इंडेक्स फ्यूचर में जो शॉर्ट एक्सपोजर है वो 81% के 89% के आसपास चले गया है, ओनली 11% लॉन्ग बचे। और आप डेटा को देखो तो जो मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे जो इंडेक्स फ्यूचर में उनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, लगभग उसी के आसपास करंट सिचुएशन है। तो उन्होंने वो प्रिपेयर थे इस तरह के फॉल के लिए, उन्होंने अपने आप को शॉर्ट पोजीशन के लिए प्रिपेयर करके रखा था। तो हमको उनके डेटा को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब इस तरह के डेटा बनता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग की संभावना भी होती है। तो अभी जिस तरह के ग्लोबल क्यूज है, टेक्निकल को देखते हुए, डेटा को देखते हुए एक रिस्क लेके ट्रेड लिया जा सकता है। कल के लो का आप स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 17,250 और 17,440 के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी एक डोजी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 38,600 के आसपास बना है। तो अगर कल के हाई के ऊपर हम टिकने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे लगता है यहाँ भी एक शॉर्ट कवरिंग की रैली की संभावना बन सकती है। 40,500 41,000 आने वाले समय में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो दोनों में ही खरीदारी की राय है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, इसलिए जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है उन्हीं को ट्रेड करना चाहिए। ऑलराइट, थोड़ी सी इंडिसाइसिवनेस तो दिख रही है इंडेक्स पर भी संतोष, क्योंकि जो कल हम देख रहे हैं 17,000 की पुट में भी एक्शन है, 17,000 की कॉल में भी एक्शन है। आपकी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी लेंगे, हालांकि आज एक रिबाउंड तो बनता है। आप 117 पॉइंट्स एसजीएक्स निफ्टी को देख रहे हैं। केवल पटेल भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो आज क्या स्ट्रैटेजी बाजार पर बना रहे हैं। केवल गुड मॉर्निंग, क्या एक क्लियर रिबाउंड का साइन है आज? क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी को हम अगर देखें तो पिछले 3 दिन से वो गैप अप जरूर दिखाता है, लेकिन फिर वो उस तरह का रिफ्लेक्शन बाजार में खुलते खुलते गायब हो जाता है। आज क्या चेस करना चाहिए? आज लॉन्ग के ट्रेड्स बनते हैं? लॉन्ग के ट्रेड बनेंगे, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए होंगे जिन्होंने भी कल या परसों एक नीचे के तरफ से
जो बाय किया होगा होप में कि शायद ये 16,800 का सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा या एक छोटा सा अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप डेरिवेटिव डेटा अगर आप देखते हैं तो 13, 14 और 15 तारीख में जो निफ्टी में ओआई बिल्डअप हुआ था शॉर्ट साइड, वो अभी भी कहीं ना कहीं इतना ओआई निकला नहीं है। जो शॉर्ट कवर होने चाहिए वो इतने हुए नहीं है। इवन बैंक निफ्टी में भी हम देखें तो जो 13 और 14 को 2 या 3 लाख का फ्यूचर में 2-2, 3-3 लाख का फ्यूचर में शॉर्ट साइड जो बिल्डअप हुआ था वो अभी भी निकला नहीं है सिस्टम से। तो आज जो भी एक गैप अप मिले या ओपनिंग में हमें ऊपर की तरफ मार्केट मिलता है 80 से लेके 120 पॉइंट के ऊपर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अराउंड 150 से लेके 200 पॉइंट, तो वहां पे लॉन्ग हमें बुक करने चाहिए फिलहाल के लिए। फिर आधे घंटे का वेट करने के बाद, आधे घंटे बाद जैसे मार्केट सेटल होता है, लोग अपनी पोजीशंस ऑप्शन में जो मोस्टली रहती है वो एक बार उनका सेटल हो जाता है, उसके बाद ट्रेंड देखने के बाद लॉन्ग साइड जाना या शॉर्ट साइड जाना ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो केवल भी यही कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो पुल बैक है शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग खत्म भी हो सकती है और ये आज के लिए भी हो सकता है सिर्फ। खैर, इस बीच जो बड़ी घटना घटी है और देश की टॉप मोस्ट कंपनी में से एक है टीसीएस, उसके मैनेजमेंट में जो बदलाव हुआ है, राहुल जैन इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार जरा आइडिया लेते हैं कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। राहुल, आप बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ये राजेश गोपीनाथन जी के जाने का कितना फर्क पड़ेगा इंडस्ट्री पे, जो चेंज इन मैनेजमेंट हुआ है? हालांकि सारी कंपनीज बहुत ही पुख्ता तरीके से सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन ऐसे मार्केट को हवा नहीं थी कि एकदम से ये इस्तीफा दे देंगे एमडी एंड सीईओ के पद से। जी, जैसा कि मैं पूछी इसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है राहुल, से एक तो बार मैं वापस जरूर दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इनसे। एक बार टूट गई, लेकिन आप हाँ प्लीज़ राहुल जी बताइए, प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ बताइए। जी बताइए सर प्लीज़। कैन यू हियर मी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। राहुल जी बताइए प्लीज़। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा तो इम्पैक्ट जरूर है किसी अच्छे लीडर का जाने का, लेकिन अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो एक तो जो इनकी रिप्लेसमेंट आई है वो एक इंटरनल बंदा है जो 3 से सीनियर है, सो एक कंटिन्यूटी वहां से उनको मिलती है। और दूसरी बात यह है कि जो एन चंद्रा हैं जो 1 साल सीईओ थे, वो अभी भी टाटा चेयरमैन है। सो उसके वजह से जो एक कंफर्ट लेवल होता है लार्ज डील में या फिर लार्ज की क्लाइंट में, तो वो इंक्रीमेंट कंफर्ट जो है वो वहां से प्रोवाइड किया जा सकता है। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए कंपेयर टू एनी अदर कंपनी जहां पर ऐसा सीईओ चेंज से इम्पैक्ट आ सकता है, उसके मुकाबले टीसीएस में ये इम्पैक्ट लोवेस्ट होना चाहिए। और एक काफी प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट वे इम्पैक्ट शुड बी लोअर। बट ऑफ कोर्स किसी भी इतने बड़े पोजीशन पे रिप्लेसमेंट आर नॉट इजी एंड देयर इज सम ट्रांजिशन इम्पैक्ट, तो वो जरूर इसमें महसूस हो सकता है। राहुल, एक पॉइंट ये समझना है, ठीक है लीडरशिप में चेंज है, जो कृतिवासन आ रहे हैं ये क्या मतलब उनके नेचर से, उनकी एक्सपीरियंस से आपको ऐसा लगता है कि ये 100% रिट्रेसमेंट है या फिर कंपनी को थोड़ा टाइम लगेगा? जैसे आपने एक पॉइंट बहुत ब्यूटीफुल उठाया कि ब्लॉक डील्स और बड़ी डील्स में कई बार दिखता है ये मैनेजमेंट का रोल, बड़े लोगों का रोल दिखता है। राइट, तो इसमें दो सवाल जो आपके हैं। तो पहला सवाल अगर हम बोलें कि बड़ी डील को लेकर, तो अगर आप देखा जाए तो एन चंद्रा जो हैं वो ना कि टीसीएस के सीईओ बल्कि अब टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, तो उनका जो कार्ड है और उनका जो पोजीशन है वो एक डिफरेंशिएटेड एडवांटेज है जो कोई भी उनके पीयर प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि टाटा इज ए ग्लोबल, सच ए ग्लोबल हाईली रिस्पेक्टेड ब्रांड। तो उनके चेयरमैन का किसी डील में इनपुट होना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, कंफर्टिंग होता है। बड़े बड़े ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी जो टिपिकली इनका क्लाइंट पूल है। जहाँ तक सवाल कृतिवासन का है, अगर देखें तो वो बीएफएसआई के हेड हैं, लगभग $9 बिलियन की रेवेन्यू मैनेज करते हैं। तो देखा जाए तो एक
एक तिहाई बिजनेस जो है वो आज भी वही ड्राइव कर रहे हैं। तो इस वजह से वो रिप्लेसमेंट होना उतना चैलेंजिंग नहीं होगा। अगर आप राजेश की भी बात करें तो ही वाज अ सीएफओ। आप देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेयरली सीएफओ जो है सीईओ ट्रांजिशन होते हैं, स्पेशली इन आईटी सेक्टर। तो उससे ये पता चलता है कि बिजनेस जो है ओवरऑल, अगर हम टीसीएस की बात करें तो इतना प्रोसेस ड्रिवन, इतना सिस्टम ड्रिवन है दैट कि वहाँ पर CEO is a designation, but everybody has a culture of doing what they should do. और उसमें काफी ज्यादा मिनी कंपनीज का फॉर्मेशन उन्होंने किया था कई साल पहले, जिसके वजह से अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कई सारे लीडर पे होती है, ना कि सीईओ लेवल पे। तो आई थिंक वो सारी चीजें जो है वो काफी हेल्प करती हैं ऐसे ट्रांजिशन के समय। तो इम्पैक्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट बहुत मिनिमल है कंपेयर टू एनी अदर कंपनी जो इस फेज से गुजरती है। गुड मॉर्निंग। वन बिग क्वेश्चन इज कि इस बड़े डेवलपमेंट का असर आज टीसीएस और आईटी सेक्टर पर कैसा दिखेगा, क्योंकि कृतिवासन की अपॉइंटमेंट जो है मोर सो एज अ कंटिन्यूटी नजर आएगी। स्ट्रैटेजिकली क्या बदलाव होंगे वो तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़े दिन पहले ही हमने देखा था मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट थी आईटी सेक्टर पर। उनका ये कहना था कि क्लाउडिंग रेवेन्यू आउटलुक में आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। सेंटिमेंटली क्या आपको लगता है कि एक्यूमुलेशन का स्टेज चल रहा है आईटी सेक्टर में? देखिए, दो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट प्रोसेस है इस समय। अगर हम देखें कि ओवरऑल आईटी कैसा चल रहा है, यूएस बीएफएसआई में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, यूरोप बीएफएसआई में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उसको चलते हम जरूर कहेंगे कि ओवरऑल ग्रोथ और ग्रोथ कॉन्फिडेंस जो है वो इस समय थोड़ा सा शेक हो गया है। तो आईटी ओवरऑल थोड़ा सा पेन में रह सकता है कुछ समय के लिए, स्पेशली ऑन ए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो ग्रोथ का जो अंदाजा है वो जब Q4 अर्निंग आएगी और लोग अगले साल की गाइडेंस देंगे, उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि कैसे सेक्टर प्ले आउट होगा। टीसीएस स्पेसिफिक की बात करें तो इसमें ऐसा है कि जब भी ऐसा लो ग्रोथ फेज आता है तो इन्वेस्टर जनरली लार्ज कैप के साथ स्टिक करना चाहते हैं। एंड टीसीएस इन्फोसिस जो है मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं काफी सालों से, तो ये इन्वेस्टर की ऑब्वियस चॉइस होती है। तो ऑल्दो एक इम्पैक्ट टीसीएस लेवल पे भी आया है, रिसेंटली हमने इन्फोसिस में भी ऐसे अनाउंसमेंट सुनी है, तो वो अभी ऐसा कोई जगह बहुत जो हम बोलेंगे कि सेफ हेवन है, ऐसा कोई परफेक्ट जगह इस समय अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर भी रिस्क रिवॉर्ड देखे, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ की बात करें तो टीसीएस एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो ओवरऑल आईटी आई वुड से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है टेम्पररी, बट नेवरदलेस टीसीएस इन्फोसिस will become logical choice in this kind of environment. ऑल राइट राहुल, एब्सोल्युटली सेक्टर पर थोड़ा एक व्यू है ही, लेकिन ये मैटर थोड़ा अलग भी है। तो कई सारी अचीवमेंट तो हैं ऑफ कोर्स मिस्टर गोपीनाथन की, लेकिन सवाल थोड़े से स्ट्रीट जरूर एक्सप्लोर करना चाहेगा, क्योंकि इनकी नियुक्ति अभी रीअपॉइंटमेंट अभी 2022 में ही हुई थी। तो अचानक से इस बीच में रीअपॉइंटमेंट के बाद जस्ट 40 क्वार्टर्स इन्होंने सर्व किया होगा एज अ सीईओ, तो ये रेजिग्नेशन इस वक्त इसके क्या मायने हैं, इसे स्ट्रीट जरूर एक्सप्लोर करना चाहेगा। आगे टीसीएस मैनेजमेंट से निकुंज भी कुछ सवाल पूछने वाले हैं, बने रहे आप इस पूरे बड़े मैटर पर। लेकिन चलिए आज की स्ट्रैटेजी पर वापस लौटते हैं। आज के लिए अब किस तरह के ट्रेड्स देखने चाहिए, संतोष और केवल हमारे साथ हैं, इंडेक्स पर अपना व्यू दे चुके हैं, अब उनसे उनकी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी भी समझते हैं। संतोष, क्या होनी चाहिए आज के फिर ट्रेड आइडियाज? यस, मेरे 3 कॉल्स है और तीनों ही बाइंग साइड के हैं। पहला मेरा लार्ज कैप है, क्योंकि आज इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप जरूर होना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। ये एक चैनल में चल रहा है जहां एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास इसने कल लो बनाया, और ये लो उसी लेवल के आसपास है जिस लेवल से नवंबर में इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। तो एक काफी अच्छा डिमांड जोन है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो खरीदारी करना चाहिए। 1525 का स्टॉप लॉस है, 1600 रुपए का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है एनटीपीसी। जैसा हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं कि पावर पीएसयू सेक्टर स्पेशली पावर स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ है। इस गिरावट में उन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मुझे लगता है जैसे ही मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी इनमें फिर से तेजी देखने को मिलेगी, तो एनटीपीसी पे खरीदारी करना चाहिए। यहाँ पर जो टारगेट आ रहा है 184 का इमीडिएट टारगेट है, 177 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सिमिलरली कैपिटल गुड स्पेस वो भी ऐसी है जहां पर गिरावट नहीं आई है, और जहां भी थोड़ा सा भी मार्केट में स्टेबिलिटी आती है सेक्टर सबसे पहले बाउंस बैक करता है, जिसमें से थर्मेक्स का चार्ट अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक भी
कंटिन्यूअसली हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए कल इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था वॉल्यूम के साथ, तो ये मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है। 2350 का टारगेट रहेगा, 2190 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ठीक है, एनटीपीसी है, थर्मेक्स है, थोड़ा इन शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी तो खैर आपको कई बार हम पहले भी बता चुके हैं। पावर के स्टॉक्स को इस पूरी सीरीज में ना छोड़िएगा। 29 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, ठीक उससे पहले जब ये सीरीज शुरू हुई थी तभी से हमने आपको क्लियर करना शुरू किया था कि पीएफसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, आईईएक्स, आप रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इन कॉल्स को देखते होंगे। केवल आप अपनी कॉल्स भी जरा बता दीजिए। बिल्कुल डिम्पी सर, तो मेरे भी बाय कॉल रहेंगे आज, और मैं क्रूड का जो बेनिफिशियरी है एशियन पेंट, उसको मैं बाय करने के लिए सलाह दूंगा। सीएमपी 2894 चल रही है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 2800 का, टारगेट रहेगा 3030 एंड 3230 का, 3230 का। चार्ट में टेक्निकली देखिए तो आरएसआई ने एक बहुत अच्छा बाउंस दिया है, और पिछले फरवरी महीने के लास्ट वीक में एक डाइवर्जेंस भी था, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। डेली पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, वॉल्यूम भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। हार्मोनिक्स में बैड फॉर्मेशन है, तो मैं एशियन पेंट को बाय करूंगा। दूसरा मेरा स्टॉक है हिंद कॉपर। कल की जो कैंडल है ड्रैगन फ्लाई दोजी काफी अच्छी लग रही है मुझे, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। स्टॉप लॉस रहेगा 93 का, सीएमपी है 97.75, आप 98 पे भी बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 102, 107 और 116। बेसिकली मैं इसलिए बाय करना चाहता हूं क्योंकि जुलाई 22 का जो गैप था ये फील हो चुका है, तो मैं हिंद कॉपर टेक्निकली स्ट्रांग है इसलिए बाय कर रहा हूं। और तीसरा मेरा स्टॉक है अतुल लिमिटेड, 6945 का सीएमपी है, वीकली 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया हुआ है स्टॉक ने, और वीकली 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है अगर हम कोविड फॉल के बाद देखें तो। डेली में आरएसआई डाइवर्जेंस है, और लास्ट 30 मिनट में कल की कैंडल में बहुत अच्छा बाइंग था वॉल्यूम के साथ। स्टॉप लॉस लगाएंगे 6500 का, सीएमपी है 6945, टारगेट रहेगा 7400 एंड 7800। डिम्पी सर, करेक्शन के बेनिफिशियरीज की बात कल ही से हम कर रहे हैं, और पेंट स्टॉक्स सही कहा आपने, यहाँ पर लगातार फोकस में है। कल पेंट सेक्टर में चाहे एशियन पेंट्स, कंजाई, नेरोलैक और इनफैक्ट एशियन पेंट्स में आउट परफॉर्मेंस हम देख भी रहे थे, यहाँ से भी खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ऑटो एंसिलरी के चाल पर भी नजर रखें, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर में हल्की सी मजबूती अगर नजर आती है तो फिर ऑटो एंसिलरी में भी एक उसका इम्पैक्ट है क्लियर कट, क्योंकि कनेक्टिंग स्पेस है तो नजर आता हुआ दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पर भी डिस्कशन होगा, लेकिन उससे ठीक पहले फंडामेंटल एक्सपर्ट को भी हमारे साथ जोड़ेंगे। लेकिन त्रिमूर्ति सेगमेंट का रुख करते हैं। आज कौन सी 3 बड़ी खबरें हैं जिसके चलते स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, खबरें और स्टॉक्स लेकर आज सौमित हमारे साथ जुड़ गए। गुड मॉर्निंग सौमित, बताएं त्रिमूर्ति सेगमेंट में आज क्या है खास? तो सबसे पहले ग्रीव्स कॉटन को फोकस में रखेगा, क्योंकि कल ओपन मार्केट में प्रमोटर ने करीब 20,000 शेयर्स खरीदे हैं। अब कुछ दिन पहले एक मैनेजमेंट मीट भी हुई थी ग्रीव्स कॉटन के साथ, जहां पे उन्होंने जो टारगेट या आउटलुक दिया था FY24 के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। ईवी सेगमेंट में 2 व्हीलर जो है उनके वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY23 में करीब 7 लाख यूनिट्स बेचने का, और ये नंबर जो है FY24 के लिए करीब 50 to 70% ग्रो कर सकता है मैनेजमेंट के हिसाब से। और इसके पीछे का रीज़न ये होगा कि वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, नेटवर्क एक्सपेंशन हो रहा है, और उनके मार्केटिंग एफर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी कारण वो करीब 50 to 70% ग्रोथ FY24 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकंड स्टॉक होगा साइंट, इस पर फोकस रखेगा। डबल अपग्रेड आया है ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म मॉर्गन स्टैनली से। अंडरवेट का रेटिंग था, उसको अपग्रेड करके उन्होंने ओवरवेट कर दिया है, और टारगेट प्राइस भी उन्होंने 1100 रुपीज़ का रखा है। पहले का टारगेट प्राइस 730 का था, और ये ओनली मिड कैप आईटी स्टॉक है जो मॉर्गन स्टैनली का प्रेफर्ड पिक है, तो ये स्टॉक को फोकस में रखेगा। और आखिर में एनटीपीसी फोकस में रहेगा, क्योंकि मलेशिया की जो कंपनी है पेट्रोनास, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने करीब 3800 करोड़ रुपीज़ का बिड दिया है 20% स्टेक लेने के लिए कंपनी के ग्रीन आर्म में। अब ये जो बिड का अमाउंट है ये करीब 3000 करोड़ ज़्यादा है जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी उससे, और ब्रोकरेजेस के हिसाब से जो एसओटीपी वैल्यूएशन पड़ेगा ये ग्रीन यूनिट का, वो करीब 19 to 20 रुपीज़ होगा, जो कि हायर साइड पे है एनालिस्ट एस्टिमेशन के सामने। तो ये 3 स्टॉक्स फोकस में रखेगा आज के ट्रेड में। सौमित, शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए। अभी इन्हें फर्दर डिस्कस भी करते हैं। अब हमारे साथ आज बाजार पर नजरिया, फंडामेंटल नजरिया देने के लिए विनीत वॉलंजकर भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज से। विनीत, गुड मॉर्निंग।
बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, एक शुरुआत करते हैं क्योंकि रिलायंस पर एक पहले तो एक व्यू समझना चाहेंगे। कल जेपी मॉर्गन का एक नोट आता है जिसमें वो कहते हैं कि कई सारे कैटलिस्ट होंगे ग्रोथ के, डिफरेंट वर्टिकल्स पर उन्होंने अपने कमेंट्स दिए और ये भी बात की कि कई सारे कैटलिस्ट हैं लेकिन FY25 के लिए या कैलेंडर 24 के लिए। आज एक रिपोर्ट और साथ ही अपना टारगेट भी घटा है, लेकिन आप अब आज एक नई रिपोर्ट देखें जो जेफरीज के रिलायंस पे आई है, उन्हें लगता है स्टेडी ग्रोथ रहेगी और साथ ही FY24 के लिए स्टेडी ग्रोथ रहेगी। टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाकर 3100 दिया और जो कैपेक्स है उन्हें लगता है वो पीक कर जाएगा FY24 तक, क्योंकि कैपेक्स पर बड़ी बात हो रही है कि बहुत सारा कैपेक्स अनाउंस कर दिया रिलायंस ने, तो शायद हो सकता है उनकी मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी फर्क होने लग जाए। आप इन दोनों रिपोर्ट्स में से क्या इंपॉर्टेंट बात रीड कर रहे हैं? रिलायंस की एक्चुअली चाल रहेगी कैसे इस साल? नहीं, ये साल एक साल कंसोलिडेशन का रहेगा रिलायंस के लिए। रिलायंस काफी चल चुका है और हमें लगता है कि अगले 18 महीने के बाद में आपको एक अच्छी सी मूव अपसाइड रिज्यूम होते नजर आएगी। इनिशियली ओवर द नेक्स्ट 14 मंथ्स हमें लगता है कि मार्केट परफॉर्मर ही रहेगा रिलायंस, और उसके बाद में जैसे उनके न्यू इनिशिएटिव्स के रेवेन्यू स्ट्रीम्स, उनकी विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का अनुमान लगेगा, तब मार्केट इसको रीरेट करेगा। तब तक हमें लगता है कि स्टॉक साइडवाइज ही चलेगा। ओके, ठीक है, थोड़ा साइडवेज हो सकता है पूरे साल के लिए। इस पूरे साल के अंदर 3 महीने निकल चुके हैं, अब सिर्फ हमारे पास 9 महीने हैं और इस 9 महीने के अंदर हो सकता है पूरा साल ये रेंज में ही रह जाए। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी चेक कर लेते हैं। विमाक्षी मिर्जा जुड़ रही हैं। विमाक्षी, गुड मॉर्निंग, रिपोर्ट्स बताएं आप प्लीज़। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका मानना है कि इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स और कमज़ोर डिमांड के चलते मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आ सकता है। कैपिटल इंटेंसिटी, रिटर्न रेशियोज़ पर इसका इम्पैक्ट आ सकता है और इसी के चलते अंडर परफॉर्म की राय उन्होंने बरकरार रखी और अपना टारगेट प्राइस उन्होंने घटाया है, 380 से 350 कर दिया है। TCS अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। सिटी का मानना है कि CEO की रेजिग्नेशन काफ़ी सरप्राइजिंग है मार्केट के लिए, मगर कृति वसन की जो अपॉइंटमेंट है उसकी के चलते काफ़ी कंटिन्यूटी जारी रहेगी। उन्होंने करीब 34 इयर्स बिताए हैं TCS पर और हमारी नज़र होगी अगर स्ट्रैटेजी में कंपनी को चेंजेस करती है उस पर। तो इसी के चलते सिटी ने TCS पर बिकवाली की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य दिया 2990 प्रति शेयर का। वरुण बेवरेजेस अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। 2 ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस 1540 के साथ, और CLSA ने आउट परफॉर्म की राय दी है, टारगेट प्राइस दिया है 1500। जेफरीज का मानना है कि चैनल चेक्स ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे थे कि उन्होंने जो लोअर प्राइसेस थे वो एक्चुअली लास्ट ईयर से ही इफेक्ट में आ गए थे और इनफैक्ट उनको लग रहा है कि रैंप अप में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं क्योंकि सप्लाई चेन साइड पर अभी भी थोड़े इश्यूज बाकी हैं। CLSA का मानना है कि कैंपा कोला के इंट्रोडक्शन का इम्पैक्ट वरुण बेवरेजेस पर अब तक मिनिमल रहेगा क्योंकि वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। प्राइस वॉर्स भी है, वो एक इमिनेंट थ्रेट नहीं नज़र आ रहा है और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रमोशनल इंटेंसिटी कंपनी बढ़ा सकती है समर सीजन के पहले। अब फोकस करेंगे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। जेफरीज का मानना है कि उनका जो रिटेल कारोबार है यहाँ पर स्टेडी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY24 में। O2C कारोबार में उन्हें थोड़ा सा रिस्क नज़र आ रहा है उनके एस्टिमेट्स पर और इनफैक्ट पॉसिबल ड्यूटी विड्रॉवल की भी एक्सपेक्टेशंस है। केपेक्स पीक आउट हो सकता है FY24 में और बैलेंस शीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है ग्रोथ को फंड करने के लिए और स्टॉक भी काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहा है, जिसके चलते खरीदारी की राय दी है उन्होंने और 3100 का टारगेट प्राइस दिया है। HPCL आखिर में इस पर फोकस करेंगे। सिटी ने पॉजिटिव अपसाइड 90 डे कैटलिस्ट वॉच खोला है ये स्टॉक पर और इनफैक्ट उनका मानना है कि अर्निंग्स आउटलुक सुधर रहा है और पोटेंशियल अर्निंग अपग्रेड की भी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं वो। OMCs को बजटरी कैपिटल सपोर्ट पर टाइमिंग और अकाउंटिंग की क्लैरिटी मिलने पर भी अपेक्षा है, जिसके चलते सिटी ने खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस दिया है 285 प्रति शेयर का। बिल्कुल ममाक्षी, शुक्रिया ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे सामने रखने के लिए। तो क्लियरली IT सेक्टर में TCS में इतना बड़ा डेवलपमेंट आया तो जाहिर तौर से TCS पर ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज के बाद इस वक्त हम देख रहे हैं सिटी की भी रिपोर्ट TCS पर और अगेन मॉर्गन स्टैनली ने IT सेक्टर पर एक विस्तार से रिपोर्ट निकाली है जिस पर हम आगे बात भी करेंगे। इसके अलावा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस भी हैं और साथ ही HUL जैसे काउंटर्स जो कि लगातार ब्रोकरेजेस के रेडार पर नजर आ रहे हैं, इन स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी। लेकिन वरुण बेवरेजेस का जिक्र भी होगा। TCS के मैनेजमेंट में जो बड़ा बदलाव हुआ है इस पर निकुंज डालमिया मैनेजमेंट से सीधे बातचीत करते हैं, आइए आपको सुना रहे हैं। Giving his opening remarks and then Kritika is going to follow. Rajesh, the floor is yours.
Thank you, Kritika, and good morning, everyone. And it's a odd day today, but I'm very happy to announce that after 22 years in TCS, I'm stepping down and handing over charge to Kriti. It has been a fantastic journey for me. 22 years with TCS, 27 years with the group, and it's a period which I've seen and learned almost everything that I know. As you know, we've gone through multiple phases. Early on, the change into the new era of 2001 e-business, many roles. Enjoyed a lot under the mentorship of Chandra and saw him drive this company to become one of the leading, if not the leading IT providers globally. And in the last 6 years, it has also been an absolute thrill to lead this fantastic team. I've always said that it happened momentously for me in 2017, very unprepared. But the way the team stood together, the whole task was made much simpler than I could have ever imagined. And it has been a thrill in the last 6 years also. We have done well together. We've managed to grow to a run rate of now $28 billion. And the market has also been rewarding us. And most importantly, from our employee side, we have continued to attract the best talent, and people love working for us, as it shows through in our retention and our ability to continuously transform. I want to also thank our customers who have continued to trust us and have continued to repose their trust in this relationship, which goes beyond individuals, and it has been with the institution throughout. And that trust has been the cornerstone of our success. And I'm grateful for everything that I enjoyed from the start. And I'm sure that it will also continue as Kriti now takes over. So overall, a day of mixed feelings for me. I'm happy where we are. I'm also a bit sad now that the reality of and momentousness of this step is slowly sinking in. But like in all these things, I think once you make up your mind or the thought starts coming into you, it is best to do it early rather than to sit and think about it for too long. So I once again thank all of you, your love, your attention, your questions. It has also been a big motivator for us for egging that performance on. And I'm sure that will continue to be the case with TCS as Kriti takes it on. So let me pause here and hand it over to Kriti, and then we'll be happy to take questions. Sure. Thanks, Rajesh. Good morning, everyone. It's absolutely a great honor to be chosen to lead this organization. And it's, of course, in my view, big responsibility as well. TCS has been built on two important foundational pillars of customer centricity, as well as a huge set of employees who are always committed and who are given their best to TCS. So it gives us a great platform of growth. And over my 35 years in TCS, I've enjoyed every moment working with this team, and particularly the leadership team who has continued to foster the culture of one TCS and working only for the betterment of TCS, betterment of our clients. And with all the best wishes from everyone, I'm hoping to lead this company and double down on our core pillars of customer centricity, meeting more employees and meeting more customers and making the relationship stronger. Looking forward to working with all of you in future. Thank you so much, Kriti, and thank you so much, Rajesh. We're going to throw the floor open for questions, as Rajesh said. So I strongly request everybody, for interest of time and so that we can accommodate as many questions, we would request you to stick to one question, please. And of course, we'll be meeting very soon again for the quarter results press conference. So you will have them to answer all your questions. Let's start with ET now. Nikunj Dalmia. Nikunj, you can unmute yourself and switch on your camera. Good morning. Thank you for joining us. Rajesh, first my sincere compliments. I mean, TCS shareholders, I'm sure they're mighty excited under your tenure. The company has enjoyed great growth, great P multiples, and really became a formidable force to reckon with in the Indian IT space. But Rajesh,
even though TCS has enjoyed a very stable quarter, it has a very stable leadership, the timing of your exit, Rajesh, is something which perhaps is making everybody slightly nervous. At a time when the IT sector is getting bulldozed and concerns are there in the US BFSI space, do you think this timing could have just waited? Nikunj, if you look at it over the last 10 years, I mean, this is probably the most stable time that we have seen in many years. Think about the financial crisis, think about the pandemic, think about everything else that went on, the war that was started off last year. So this level of volatility, I would say, is par for the course. And yes, there will be some ups and downs. So that definitely is absolutely not a question. In fact, in times of crisis, we have always come together and absolutely stood together as a team. And then when I was reflecting in terms of what would be a good time, I felt that there's no better time than this. And also it was important to do this before the start of the new financial year, so that the incoming CEO, in this case, Krithi, has that full runway to play with it. So from immediacy perspective, just before the start of the year, so that the whole year can be owned. And from a slightly longer term perspective, we have brought the volatility of the pandemic to a fair state. We have registered very strong growth, first bouncing off the pandemic lows with 15%. And then over the last 9 months also, we have still grown at 14.8% and crossed big milestones. We crossed 7 billion and we are now at a run rate of 28 billion. So when you look forward, I don't think there is going to be another period where there will be significantly difference in that stability for it to be. So it goes back to that question that you asked it, why now? And I asked myself, if not now, will there be a better time? And the frank answer was, I couldn't think that there could be anything better, and therefore it made most logical sense. Rajesh, the immediate follow-up question is, when did you inform Chandra? What was his first reaction? And how did it go through? And what is next for Rajesh Gopinathan now? Everybody's curious about that. So I'm blending two questions into one. Yeah, in terms of, I've been having discussions with Chandra off and on. And of course, when there is an immediate problem, we always focus on that. But in moments of retrospection, I've always been telling him that, at some point I want to do it. And so that's been an ongoing dialogue. The immediate one was, of course, that, as I said, and I think this is the way it happens with everybody probably, that one day you get up and then you say that, okay, we have thought about it and spoken about it long enough. It is better to, pull the trigger, as it were. So that happened just a week or so ago. But it's a conversation that has been ongoing. What next is, first, I have to make sure that the transition happens smoothly. And with Krithi being there, I don't think that is a challenge at all. But I owe it to all our customers, all our colleagues, our employees, and all stakeholders to make sure that I am there for whatever time that Krithi needs. And if nothing, it might be even symbolic. But I definitely have no plans to skimp on that, and will be available to Krithi 100%, not just during this transition period, at any point in time in future. After that, I want to take some downtime and spend some time with family, sit back and then think, many ideas are there. But now that the trigger has been pulled, I need to start crystallizing what those are. And it would not have been appropriate for me to go down that path while I was doing something as important as this, and which required more than 100% of my attention all the time. So that's the plan. So probably we will get to catch up and have that cup of coffee that we have been always talking about. And I'm looking forward to some downtime. Thank you. Thank you, Nikunj. Thank you, Rajesh. Reema. क्लियरली एक सरप्राइज एग्जिट इस वक्त टीसीएस के मैनेजमेंट की तरफ से, और अभी अभी जो आप देख रहे थे टीसीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लाइव अपडेट्स, और उसके ठीक बाद निकुंज डालमिया ने टीसीएस
के मैनेजमेंट से सवाल जवाब भी किए। मिस्टर गोपीनाथन ने ऑफिशियली हैंडओवर मिस्टर कृतिवासन को दिया। उसके ठीक बाद जब सवालों का सिलसिला चला, उनसे ये भी पूछा गया कि क्या ये सरप्राइज एग्जिट, क्या ये डेवलपमेंट इस वक्त सही था या नहीं, जिस पर उन्होंने कहा कि साल की शुरुआत में इस तरह के डेवलपमेंट्स या चेंजेस आना कंपनी के लिए स्ट्रैटेजिकली काफ़ी मजबूत और काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। विनीत, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, ये सरप्राइज एग्जिट तो नज़र आ रही है और ये भी तब जबकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स में हम देख रहे हैं कई सारे चेंजेस हैं, आईटी सेक्टर को लेकर कई सारी बातचीत पिछले 6 महीनों में हमने देखी, कई सारी खबरों का दौर भी चला है। ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि साल की शुरुआत में इस तरह का बड़ा डेवलपमेंट जो है टीसीएस के लिए पॉजिटिव साबित होगा स्ट्रैटेजिकली? तो हमारा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें लगता है कि जो डी डॉलराइजेशन की ट्रेंड यूएस में फॉर्मली बैठ चुकी है, और दूसरी चीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइड में जो डेवलपमेंट्स हो रही है, बिजनेस मॉडल्स काफी डिस्टर्ब होने वाले हैं, और इसकी वजह से हमें लगता है कि आईटी सेक्टर में मार्जिन कंप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आईटी सेक्टर में री इमेजिन करना पड़ेगा आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी। और जब तक आप ये सक्सेस होता है, तब तक हमें लगता है कि इस सेक्टर पूरा अवॉइड है कंप्लीटली। और टीसीएस भी इसमें आता है, क्योंकि टीसीएस इज इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी, एंड इनको अपनी शिप स्टर करने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। राइट, ये तो है। साथ ही कई सारे ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स भी टीसीएस पर आई हैं इस इंसिडेंट्स के बाद ही, और मेजरली आप चाहे बूफा की बात करें, आप सिटी की बात करें, आप एक्सिस सिक्योरिटीज़, जेपी मॉर्गन की बात करें, तो सरप्राइज तो स्ट्रीट को किया है इस मूव ने, और ब्रोकिंग हाउसेस के टारगेट्स भी रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं टीसीएस पर, क्योंकि पहला रेजिग्नेशन है सिंस इंसेप्शन ऑफ टीसीएस के ऐसे किसी ने रेजिग्नेशन इन बिटवीन द टेन्योर दिया। ठीक है, आज वॉच आउट करना होगा टीसीएस पर क्या सेंटिमेंटल इंपैक्ट आता है। लेकिन हमारे साथ टेक्निकल पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ अब रत्नेश हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो क्या ट्रेड्स आज ले रहे हैं। रत्नेश, मॉर्निंग। आज तो ट्रेड्स लॉन्ग के बनते होंगे, आपके बाय कॉल्स होंगी, अपनी रेकमेंडेशंस बताएं डायरेक्टली। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। डेफिनेटली बाजार में जिस तरह का सेंटीमेंट दिख रहा है, ऐसा लगता है कि आज बाजार जिस तरह से हमको प्रीवियसली ऐसे देखने को मिल रहा था कि गैप अप के बाद में सस्टेन नहीं कर रहा था, बट आज ऐसी उम्मीद लगती है कि गैप अप के बाद में थोड़ा सा हमको सस्टेनेबल दिखना चाहिए, और कहीं ना कहीं वापस से मिड कैप में थोड़ी सी हरियाली लौटना चाहिए, और मिड कैप के स्टॉक थोड़े से परफॉर्म करना चाहिए। तो मुझे मेरे पास से 2 काउंटर रहेंगे जो दोनों मिड कैप से रिलेट करते हैं। पहला एनसीसी रहेगा, क्योंकि एनसीसी में आप देखेंगे कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बन रहा है, कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है, और काफी अच्छा वॉल्यूम एक हमको देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से एनसीसी पे बेट करना चाहिए। 94 का स्टॉप लॉस रहेगा, 115 का टारगेट रहेगा। सेकंड वन रहेगा वीआरएल लॉजिस्टिक का जिस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है, आप देखेंगे राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है, काफी अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है, सभी की एवरेजेस के ऊपर निकल गया, चाहे आप डेली वीकली चार्ट में देखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वीआरएल लॉजिस्टिक में भी बाय करना चाहिए। 614 614 का स्टॉप लॉस रहेगा, 660 का टारगेट रहेगा। ठीक है, वीआरएल लॉजिस्टिक के कैश का शेयर भी सामने निकल गया, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे पास 3 टेक्निकल एनालिस्ट हैं, कोई भी टीसीएस में आज ट्रेड नहीं करेगा, जबकि फ्यूचर्स का भी सौदा है, वो तो उसमें शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है टीसीएस में कोई ट्रेड नहीं है। मैं पूछ ही लेता हूँ फिर भी, संतोष आप ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं टीसीएस में वैसे आज? जनरली न्यूज बेस्ड स्टॉक्स में हम अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता होता कि स्टॉक प्रॉपर्ली कैसे रिएक्ट करेगा, एक मेजर गैप अप या गैप डाउन होती है। सो फिलहाल तो अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। टेक्निकली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है 3160 के, अगर उसके लेवल के नीचे तो खुलता है तो मेरे हिसाब से और प्रेशर देखने को मिल सकता है। फिर स्टॉक शायद 3000 के साइकोलॉजिकल लेवल को टेस्ट कर सकता है, वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा, वहां मिलता तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये रेंज जो आप कह रहे हैं 3000 से लेके ऊपर की रेंज क्या है जिसके बीच में ये इसको हमको कोई भी सौदा नहीं लेना? ऐसा 3150 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे खुलता है तो शायद हम 3000 तक जा सकते हैं, लेकिन अगर 3150 होल्ड कर जाता है और बाउंस बैक करता है तो ऊपर में 3250 से 3350 का एक एरिया है, रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जो इसका 200 दिन और 100 दिन का मूविंग एवरेज है। तो ऊपर मल्टीपल हर्डल्स है, नीचे 3150 इमीडिएट सपोर्ट है। टीसीएस पर ये रेंज और ये एनालिसिस, तो टीसीएस पर तो ट्रेड ना
करने की इस वक्त संतोष की तरफ से राय मिल रही है, क्योंकि मार्केट खुलने पर सेंटिमेंट कैसे, इस पर एक बार नजर डालेंगे, उसके बाद इसे रिविजिट भी जरूर करेंगे। लेकिन केवल सायंट क्या इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है सायंट पर, और एक तो उन्होंने ओवरवेट रेटिंग भी दी और साथ ही लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है। अब पिछले दिनों अगर हम देखें आईटी सेक्टर में मिड कैप आईटी प्लेस में एक्शन भी नजर आया था, और इस रिपोर्ट की अगर बात करें, लक्ष्य 730 से सीधा बढ़ाकर उन्होंने 1100 के कर दिए। 946 के लेवल्स इस वक्त हम देख रहे हैं। 1130, 1110 से 1130 तक के सेंटिमेंट्स के आपको सायंट में टेक्निकली नजर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सायंट में अगर हम टेक्निकली देखें तो आरएसआई काफी स्ट्रांग है और हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन भी है। अगर ये जो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है 980 के जोन का, अगर इसको काफी सक्सेसफुली क्रॉस कर देता है तो 61% के रिट्रेसमेंट मतलब 1075 के आसपास जाना चाहिए, और वहां पे एक राउंड बॉटम फॉर्मेशन भी पूरा होगा। 1076 के ऊपर फिर सीधा अराउंड 1200 और 1250 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग जोन आएगा। मानसी, ओके, साइंट पर ये आप एक रिपोर्ट बता रहे हैं, एज पर व्यू बता रहे हैं, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स भी लेते हैं। त्रिमूर्ति स्टॉक्स में आज कई सारे स्टॉक्स को डिस्कस किया हमने। ग्रीव्स कॉटन, इसको देखते हैं एक बार। संतोष, एक बार इनफैक्ट आप इस स्टॉक के चार्ट पुल करें। कैपिटल गुड स्पेस अच्छी स्ट्रेंथ दिखा भी रहा है, और ऐसी न्यूज़ जहां प्रमोटर्स खुद बाइंग कर रहे हो, तो वो स्टॉक क्या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनता है लॉन्ग के लिए? कैसे देखना चाहिए इसके चार्ट्स को? यस, ग्रीव्स कॉटन की बात करें तो इसने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था 125 का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, उसके नीचे फिसल गया, वो एक अच्छा साइन नहीं है। तो देखना होगा क्या एक फॉल्स ब्रेकडाउन था। अगर ये आपने वापस 125 के लेवल के ऊपर रिगेन कर लेता है तो शायद हमको वापस स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये फेल होता है 125 के ऊपर सस्टेन करने के बाद, तो शायद ये पॉजिटिव न्यूज का भी कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करिए, 125 के ऊपर ये सस्टेन करके टिक जाता है तो फिर कोई खरीदारी के मौके ढूंढिए। फिर आपके लिए एक स्टॉप लॉस फिक्स हो जाएगा 118 का, और ऊपर में फिर अपॉर्चुनिटी बनेगी कि 150 रुपए तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। क्या रियल एस्टेट के कुछ शेयर्स में पोजीशंस ली जा सकती है? डीएलएफ कल काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले देखे गया है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए केवल। डीएलएफ आप चेक करो। डीएलएफ एक्चुअली मैं सोच रहा था कि दूं या नहीं दूं, क्योंकि कल का जो मूव आया था वो मूव ने मतलब ऑलमोस्ट सारा मेरा जो मजा था वो निकाल दिया था। ऑलमोस्ट 4.5% का मूव था। तो डीएलएफ अगर आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि 200 दिन के मूविंग एवरेज वाले रेजिस्टेंस जोन में 366 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर लेता है, तो फिर हम इसको 380 और उसके ऊपर 390 395 के लेवल्स तक जा सकते हैं। लेकिन ये एक ही कंडीशन पे कि अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं 340 रुपए का, तो डिम्पी सर ये बन सकता है। 340 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन बात तो डिम्पी की सही है, न्यूज़ फ्लोज भी पॉजिटिव आ रहे हैं, और कल हमने चार्ट्स पर भी देखा करीब 6%, 5 से 6% तक की तेजी भी स्टॉक ने दिखाई थी ड्यूरिंग दिस सेशन। और साथ ही गुरुग्राम प्रोजेक्ट में 8000 करोड़ की बुकिंग भी कंपनी को मिली है। तो ऑर्डर फ्लोज नजर आ रहे हैं, कलेक्शन के डेटा पॉजिटिव हैं, जिसके चलते डीएलएफ पर नजर रखनी होगी कल की ये तेजी बरकरार रहेगी या नहीं। लेकिन कल प्राइवेट बैंक स्पेस और पीएसयू बैंक स्पेस ने आखिरी कुछ घंटों में अच्छा एक्शन या रिकवरी दिखाई थी। और इसके अलावा क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरीज जहां पेंट्स थे, सीमेंट सेक्टर भी थे। आइए मुनाफे का फंडा सेगमेंट का रुख करते हैं और हमारे एक्सपर्ट के सेंटिमेंट्स इन सेक्टर को लेकर, उनके एनालिसिस इन सेक्टर को लेकर क्या है और उनसे जुड़ी पिक्स क्या है, समझते हैं। आज हमारे साथ मुनाफे का फंडा में आशीष कपूर जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन से सेक्टर्स हैं और स्टॉक्स जो आप वॉच आउट करते हैं? देखिए, मेरे मुताबिक मार्केट बड़ा अच्छा करेक्ट कर गया है, और जो पैनिक आया है मार्केट में, यूजुअली पैनिक में ही अच्छे शेयर्स की मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। और पैनिक जैसे ग्रीड ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता, पैनिक ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता, और मेरे मुताबिक इस टाइम रुख पॉजिटिव रखना चाहिए। और जो अच्छी बात है कि फ्रंट लाइन में ही बाइंग अब बहुत अच्छी बन रही है, क्योंकि फ्रंट लाइन स्टॉक्स ही काफी अच्छे अवेलेबल वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, इसलिए ज्यादा नीचे जाने की, मिड कैप स्मॉल कैप जाने की जरूरत नहीं, सीधा फ्रंट लाइन स्टॉक्स में ही खरीदारी करें। मेरे भी दो जो आज की पिक्स हैं, दोनों फ्रंट लाइन हैं। पहला है एक्सिस बैंक। अब अगर आप देखें तो जो तीसरी तिमाही के नतीजे थे इस बैंक के बहुत ही शानदार थे, हर तरह से इम्प्रूवमेंट हुई, इनके एडवांसेस काफी अच्छे बढ़े,
इनके लोन्स अच्छे बढ़ोतरी हुई, प्रॉफिट में अच्छी बढ़ोतरी हुई, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी बहुत अच्छी शानदार बढ़ोतरी हुई। तो हर तरह से रिजल्ट्स बड़े अच्छे थे। ऊपर से इनके मार्जिन इंप्रूव हुए, नेट नॉन परफॉर्मिंग और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट दोनों में काफी गिरावट हुई और एनआईएम्स भी इंप्रूव हुए। तो हर तरह से रिजल्ट्स बड़े अच्छे थे और उसके बावजूद स्टॉक काफी नरमी में रहा और इनफैक्ट थोड़ा गिरा उसके बाद, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब था। अगर आप देखें तो बैंकिंग ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें सेंटिमेंटल हेडविंड्स मिल रही हैं, क्योंकि जो यूएस में हुआ है उसके कारण सारे यहाँ पे बैंक्स पे प्रेशर पड़ रहा है। पर हमारा बैंकिंग काफी सेफ है और मेरे मुताबिक जो अच्छे बैंकिंग काउंटर्स हैं उनमें तो आगे चल के ग्रोथ भी बहुत अच्छे होने वाली है। दूसरा, इसने एक्सिस बैंक ने जो सिटी बैंक के जो रिटेल एसेट्स एक्वायर किए थे वो इंटीग्रेट कर रहे हैं और 18 महीने में वो भी इंटीग्रेट हो जाएंगे, जिससे एक और बढ़ोतरी मिलेगी इनकी परफॉर्मेंस में। एक्सिस बैंक का एक लेगेसी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका पहले एसेट लायबिलिटी मिक्स को लेके और कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेके कंसर्न थे, इसलिए ये बैंक हमेशा थोड़ा सा अपने जो पीयर्स के कंपैरिजन में कम वैल्यूएशन में कोट होता था। मेरे मुताबिक ये सारे कंसर्न्स भी धीरे धीरे करके सब में इम्प्रूवमेंट आ रही है और काफी अच्छी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये बैंक री रेटिंग का भी एक कैंडिडेट बनता है। एनीवे, मेरे मुताबिक अभी जो रेट है इसमें कोई डाउनसाइड रिस्क ना के बराबर है। सेंटिमेंटली अगर नीचे आता भी है तो कुछ देर के लिए आएगा। अगर आप के पास रीजनेबल टाइम फ्रेम भी है तब भी आप इसमें खरीदारी करके अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। 1000 का एक बहुत कंजर्वेटिव टारगेट है जो कि मेरे मुताबिक विद इन 1 ईयर आना चाहिए, और अगर आप इसमें बने रहते हैं तो मेरे मुताबिक ये काफी ऊपर जा सकता है स्टॉक। यहाँ से 2-3 साल में ये काफी अच्छा अपना कैपिटल क्रिएट कर सकता है। दूसरा आइडिया है एसीसी। अब एसीसी भी बिल्कुल नो ब्रेनर है इस लेवल पे, क्योंकि आपका जो वैल्यूएशन है ईवी बाय डॉलर पर टन का 91 का, वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि नए प्लांट का भी वैल्यू का भी कॉस्ट इससे ज्यादा आएगा। और एसीसी के जो प्लांट्स हैं वो बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं, बहुत पुरानी कंपनी है, तो बहुत ही सस्ते दाम में मिल रही है। और अल्ट्राटेक और जो बाकी दिग्गज काउंटर्स के मुकाबले में तो ऑलमोस्ट आधे वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो बहुत ही इसमें जो अडानी का भी एक ओवरहैंग था वो भी इसमें से खत्म हो गया है। तो मेरे मुताबिक सीमेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है आगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिंक्ड एक्टिविटी बहुत चल रही है, चाहे हाईवेज हो या हाउसेज हो। और इनका जो रॉ मटेरियल प्रेशर था वो भी कम होगा आगे चलते हुए, क्योंकि रॉ मटेरियल काफी प्राइसेस ईज हो गई हैं। तो मेरे मुताबिक ये दोनों स्टॉक्स नो ब्रेनर हैं, इन दोनों में आपको बाइंग करनी चाहिए। एसीसी का टारगेट 2100 का है। ओके, एसीसी और साथ ही एक्सिस बैंक, ये 2 स्टॉक्स आप आशीष आज दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों स्टॉक्स के रैशनल समझाने के लिए। कुछ क्विक ट्रेड्स भी ले लेते हैं, क्योंकि उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ एक्सपेंशन हुई है, जहाँ एक्सपेंशन की अनाउंसमेंट, चाहे लेमन ट्री की बात हो, वहाँ वो राजस्थान में एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जीएमआर फंड कुछ रेस करने के लिए बोर्ड बैठक कर सकता है, और वोल्टास, वहाँ उन्हें एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है। वोल्टास, लेमन ट्री और जीएमआर एयरपोर्ट, यहाँ न्यूज़ का एक रीज़न है। रत्नेश, इनमें से कोई स्टॉक जो आज लॉन्ग के लिए आपको पसंद आ रहा हो? आज तो मोमेंटम अच्छा होगा सभी स्पेसेस में। तीनों स्टॉक को अगर कंपैरिजन करो, तीनों स्टॉक का चार्ट पे कंपैरिजन करें कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा, तो मेरे हिसाब से उसमें जीएमआर इंफ्रा पहले फर्स्ट नंबर पे आता है। जीएमआर इंफ्रा का चार्ट काफी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा तीनों कंपैरिजन में, और इसका रीजन ये है कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसमें ऑलरेडी मिल चुका है हमको, काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से जीएमआर इंफ्रा में 39 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में मुझे 44 का टारगेट दिखता है। तो मैं तीनों में से प्रीफर करूंगा जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा का आप प्रेफर करेंगे। 1-2 शेयर और भी हैं। अच्छा, हमारे साथ आज फंडामेंटल एनालिस्ट भी हैं, तो एक बार उनसे ज़रा एक बार पता कर लेते हैं। सर, मेरे को आपसे ये पता करना है कि इस समय अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर क्या करें, क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर हमने बार बार ऊपर नीचे होते हुए काफ़ी स्टॉक्स को देखा है। सर, एक बार आपके रिकमेंडेशन चाहिए। विनीत सर, अडानी ग्रुप के शेयर्स पे अभी क्या किया जाए? अडानी शेयर्स में अभी हमारा व्यू होल्ड का है, और हमें लगता है कि एक बार जब 2000 और 2200 के बीच में आया था, तो एट प्रेजेंट जब तक कंपनी में नया निवेश नहीं आता है तब तक ये काउंटर स्टेडी रहेगा यही लेवल्स पे। और हमें लगता है कि जब तक कंपनी में फंडिंग नहीं आवे तब तक इन्वेस्टर्स को इसको वेट एंड वॉच मोड में प्ले करना चाहिए।
तो अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर एक क्विक व्यू, लेकिन विनीत ये कोला वॉर्स पर आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि वरुण बेवरेजेस इस सेगमेंट में कह सकते हैं कि लीडर तो है, लेकिन अब रिलायंस की एंट्री भी होने जा रही है और इन दिनों अगर देखें इसी खबर के चलते ये स्टॉक्स हैं जो कि लगातार फोकस में रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंपटीशन को लेकर रिलायंस जो है वो काफ़ी तगड़ा एंट्रेंस या एंट्री पॉइंट अपने बेवरेज सेगमेंट को लेकर आकर दिखाएगा। वरुण बेवरेजेस के लिए वैसे तो अगर हम देखें पिछले कुछ सेंटिमेंट्स क्वार्टर के काफ़ी अच्छे रहे हैं और इस वक्त भी अगर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात करें, ताज़ा रिपोर्ट CLSA की आई है, उनका ये कहना है कि आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार रखें क्योंकि रिलायंस की एंट्री में थोड़ा टाइम लगेगा और वरुण बेवरेजेस के लिए ये पॉजिटिव भी साबित होगा। लेकिन इस पूरे स्पेस को आप किस तरह से देखते हैं? This has had a very dream run going ahead और हमें लगता है कि ये रिलायंस के आने के एंट्री के बाद में हमें गेज करना चाहिए कि कैंपा का एक्सेप्टेंस कैसा होने वाला है। टू अज्यूम दैट रिलायंस ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की तो वो हमेशा सक्सेसफुल रहने वाली है, ये हमारे हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट व्यू होता है। और हमें लगता है कि जो पेप्सी की ब्रांड्स है जो इतनी वेल इस्टेब्लिश्ड है तो उसकी वजह से हमें लगता है कि बरकरार रहेगा। कोला वॉर्स हमने पहले भी देखी हुई है और हमें पता है कि ये इवेंचुअली डाई आउट होती है, कोई भी अपनी लॉस में प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। कोला वॉर्स आने के बाद में मार्केट भी एक्सपैंड होता है क्योंकि आपको प्रोडक्ट कम प्राइस में मिलती है। तो हमें लगता है कि वरुण बेवरेजेस में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इनकी जो मैनेजमेंट है, इनके जो कॉस्ट डिसिप्लिन है, वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट है और पेप्सी की इकोसिस्टम में वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबली है। तो हमें लगता है कि वरुण बेवरेजेस में निवेश जारी रखना चाहिए। थोड़ा सा कंसर्न स्ट्रीट को रह सकता था, आपने चलिए क्लियर किया कि वरुण बेवरेजेस में आप निवेश रख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स जो ब्रेकआउट कैंडिडेट कल भी थे ऐसे वीक बाजार में, तो आज तो जब सेंटिमेंट सुधर गया तो इनमें अच्छी बाइंग और आ सकती है। संतोष, एक बार हिकल को आप चेक करें क्योंकि यहाँ पर एक बात है कि इन्हें कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, चाहे वो क्रॉप के हों और केमिकल्स के हों। लगातार हमने देखा है पिछले 3 दिन में कम से कम 13 से 14% स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है और आज भी आप प्री ओपन में 2.5% देख रहे हैं। कितनी लेग्स हैं इस रैली की? अभी कहाँ तक चार्ट पर स्ट्रेंथ दिखती है? यस, हिकल की बात करें तो ऐसे कन्विक्शन बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा चार्ट इसका डिस्टॉर्टेड है, बट फिर भी एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। 280 के आसपास इसने बाउंस बैक दिया है। सो ऊपर में एक रेजिस्टेंस एरिया आएगा, अगर यहाँ से और तेजी देखने को मिलती है तो 340 से 45 के बीच में वो क्रॉस करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर इन केस ये 345 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो फिर शायद हमको 400 से 420 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो इसके लिए एक स्टॉप लॉस फिक्स रखना चाहिए, वो स्टॉप लॉस रहेगा 290 रुपए का। एक सवाल रत्नेश आपसे है, कल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफ़ी अच्छी चली, चाहे वो BPCL हो, चाहे वो HPCL हो, चाहे वो IOC क्यों ना हो। इनके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ वैसा ही होता है। ये आज भी चलेंगी? अगर आज चलेंगी तो नए लोग को आना चाहिए, अगर आज ये नहीं चलने वाली तो सिर्फ कल का ही एपिसोड रिपीट टेलीकास्ट के तौर पर होगा, उन्हीं को काटा पीटी करनी है बस, नए वालों को नहीं आना। ये मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये 2 दिन चलते हैं, फिर ये 1 दिन चलता है, फिर वापिस से इनमें कंसोलिडेशन चालू हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कल के सत्र में जो वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिली, स्पेशली BPCL में, तो मुझे ऐसा लगता है कि BPCL में एक हमको बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए ओपनिंग के बाद में। अगर ये 353 के ऊपर निकलता है तो BPCL में एक नई चाल वापिस से बन सकती है जो कि इसको 360 और 370 रुपए तक के लिए लेके जा सकती है। तो इन तीनों में से पहला प्रीफर BPCL रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली है। तो 353 रुपए के ऊपर निकलने में कोई एंट्री, उसके बाद में कोई एंट्री लेता है तो उसका वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा 348 का और 360 तक के टारगेट उसमें फिर हमको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार BPCL में भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कोई जाना चाहेगा तो फिर IOC में बेट करना चाहिए क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है। इन 2 में कल हमको तेजी देखने को मिली, IOC में भी एक अच्छा वॉल्यूम हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है वो आज के सत्र में वो तेजी पक सकती है। तो 80 रुपीज के बाद में मैं इसमें प्रीफर करूंगा कि आप 81 रुपीज के बाद में इसमें एंट्री करें। स्टॉप लॉस लगाएंगे 78 रुपीज का और टारगेट रखेंगे 85 रुपीज तक का। ठीक है, ये तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे व्यू पॉइंट हो गया। इस बीच क्योंकि मार्केट पे इंडिकेटिव टिक्स आना शुरू हो गए हैं तो सबकी नज़र इस चीज़ पे थी कि TCS को डैमेज कितना होगा।
एक बार हम आपको बता देते हैं टीसीएस के समय लेवल्स क्या चल रहे हैं। 9.8 पे फ्रीज हो जाएगा, हालांकि 1% की गिरावट के साथ आज टीसीएस ओपन कर सकता है। 3150 ये ध्यान रखिएगा लेवल, इसके नीचे जाने पर टेक्निकल एनालिस्ट जो हमारे संतोष जी हैं वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा वीक हो जाएगा। अभी तक जो लेवल्स दिख रहे हैं वो 3150 ही दिख रहे हैं, अभी ये 2 मिनट बाद फ्रीज भी हो जाएगा। इसके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे और जो आईटी कंपनीज है, एक बार अगर आप इन्फोसिस को दिखाइए, और कई बार क्या होता है कि एक का मैनेजमेंट चेंज दूसरे के लिए कई बार फेवरेबल कंडीशन ले आता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीसीएस का और इन्फोसिस का बिजनेस ही ऑल टुगेदर अलग है, दोनों के क्लाइंट्स ऑल टुगेदर अलग है, तो एक दूसरे का बिजनेस टिपिकली लेते ही नहीं है, बट फिर भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है। इन्फोसिस आज 2% ऊपर है, तो किसी को अगर आज आईटी ही देखना है तो अच्छा एक और चीज़ इसमें आप दिखा दीजिए, एक बार टेक महिंद्रा भी, टेक महिंद्रा का हूबहू बिजनेस टीसीएस की कॉपी जैसा है, तो एक बार जरा टेक महिंद्रा को भी दिखाइएगा। तो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये कुछ एक शेयर्स होंगे जो आज ज़्यादा नोटिसेबल होंगे अगर आपको टीसीएस वगैरह ट्रेड नहीं करना है तो। ओशो कृष्णन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका जरा स्वागत करते हैं। ओशो, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए प्लीज़। अगर सबसे पहले देखिए मेरा जो पहला ट्रेडिंग बेट रहेगा वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से है, जाइडस लाइफ पे। जाइडस लाइफ में अगर हम देखें तो कल बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, बट अगेन मार्केट क्लोजिंग तक वापस से एक बहुत अच्छे क्लोजर लेवल पे अच्छे क्लोजिंग लेवल पे बंद हुआ है। अभी भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है, आज के डेट पे भी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हायर एंड पे जो इमीडिएट टारगेट है वो नियर अबाउट 500 लेवल्स का है, एंड 466 जो कि उसका स्विंग लो का क्लोजर है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। सो पहला बेट जाइडस लाइफ पे रहेगा। दूसरा जो टेक्निकल बेट है वो एसआरएफ है। एसआरएफ में भी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है, जिसका साइकोलॉजिकल मार्क है 2300, उसके ऊपर एक क्लोजिंग दिखाया है एसआरएफ ने। सो एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये मोमेंटम आने वाले 1 से 2 दिनों में कंटिन्यू रहे। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए 2375 का टारगेट रहेगा, एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 2250 की स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी। ओके ओशो, सही कहा। जाइडस लाइफ इनफैक्ट पिछले पूरे हफ्ते की अगर बात करें एक्शन में रहा है, अप मूव में रहा है, और ये वही हफ्ता है जबकि मार्केट में हमने काफ़ी गिरावट भी देखी है। लेकिन जाइडस लाइफ कुछ अप्रूवल्स भी मिलते हुए दिखे यूएस एफडीए की तरफ से इसी हफ्ते में, जिसके चलते मजबूती दिखे। उसके बाद वन साइड अप मूव और एसआरएफ का काउंटर केमिकल प्लेस है जो कि लगातार फोकस में। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और एक्शन स्टॉक्स पूजा लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में है, पूजा से एक बार समझते हैं, उसके बाद उन स्टॉक्स पर डिस्कशन भी करेंगे। पूजा, आप बताएं। जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रीव्स कॉटन के साथ। यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से खरीदारी हुई है, प्रमोटर ने 20,000 शेयर्स की खरीदारी की है, तो इसके चलते आज यहाँ पर नज़र रखिए। साइन पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जिसमें कि जो रेटिंग है वो अपग्रेड कर दी है, अंडरवेट से बढ़ाकर ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, और जो लक्ष्य है वो भी 730 से बढ़ाकर 1100 का कर दिया है। तो एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है साइन पर, जिसके चलते आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। एनटीपीसी पर नज़र रखिए। कंपनी की ग्रीन एनर्जी आर्म में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए मलेशिया की कंपनी पेट्रोनास ने इच्छा जाहिर की है, और करीब 38 बिलियन यानी कि 3800 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं 20% हिस्सेदारी के लिए। तो आज एनटीपीसी फोकस में रहेगा। वोल्टास की सब्सिडरी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज को करीब 1770 करोड़ का ऑर्डर मिला है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। और आखिर में बात करते हैं लेमन ट्री की। कंपनी ने राजस्थान में 60 रूम प्रॉपर्टी के लिए करार किया है, लाइसेंस एग्रीमेंट किया है, जो कि जुलाई 2026 से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इन तमाम खबरों के चलते आइए स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शुक्रिया आपका एक एक्शन स्टॉक्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली ग्रीव्स कॉटन, आईटी सेक्टर, इनफैक्ट आईटी सेक्टर में टीसीएस के अलावा सारे के सारे स्टॉक्स में एक्शन हम देख रहे हैं। जाहिर सी बात है एक न्यूज़ फ्लो टीसीएस में है जिसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट है जो कि बाकी आईटी स्टॉक्स पर इन अ पॉजिटिव साइड नजर आ रहा है। लेकिन एनटीपीसी ओशो मलेशिया की कंपनी ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में 20% हिस्सेदारी कंपनी ने खरीदी है। प्री ओपन में अगर देखें 1.25% तक की तेजी भी हमने देखी है। 3,800 करोड़ का ऑफर दिया गया है। एनटीपीसी के चार्ट चेक कीजिए, यहाँ से क्या आप मूव नजर आएंगे 181 के लेवल्स। एनटीपीसी में अगर देखें तो आज प्री ओपनिंग में एक ब्रेकआउट है, बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। सो एक्सपेक्टेड रहेगा बिकॉज ओवरऑल पावर सेक्टर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप भी बनते हुए नजर आया है पिछले एक हफ्ते से। सो एनटीपीसी भी हमारे रडार पे है ऑन पॉजिटिव साइड, एंड आज का जो बिल्डअप है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है।
बट हालांकि अगर थोड़ा कूल ऑफ होता है 180 के अराउंड अगर हमें ये लेवल्स मिलते हैं 179 180 पे, तो हमें इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। 184 185 का पहला टारगेट रहेगा आज के लिए, एंड उसके ऊपर ये जाता है तो इसका ट्रेंड ऑब्वियसली कंटिन्यू हो सकता है। डाउनसाइड में 176 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, 185 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। उसके ऊपर भी शॉर्ट से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी ओवरऑल काउंटर बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, कल हमने देखा कि जब मेटल वाज अ लास्ट सेक्टर जो गिर रहा था, और उससे पहले आपको बड़ी गिरावट दूसरे स्पेसेस में दिख रही थी, मेटल भी कल वीक हुआ। संतोष, डॉलर इंडेक्स वाला की वही है, क्योंकि स्लो डाउन और जो ग्लोबली मैक्रो फ्रंट पे सिनेरियोस चल रहे हैं उसके चलते बड़ी रीजन थी। क्या आज मेटल में एक रिबाउंड का केस बनता है? टाटा जी तो वैसे भी 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यस, मेटल स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, कोई सिग्निफिकेंट बाउंस बैक देखने को नहीं मिल रहा है, तो वेट करना चाहिए। अगर प्री ओपनिंग के बाद अगर सस्टेन कर जाते हैं तो शायद यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की संभावना बन सकती है। मेटल स्पेस में एक स्टॉक जरूर है सेल में, वैसे पीएसयू पर बोलिश इसलिए, और सेल में देखें तो फिर भी रिलेटिवली एक बेटर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, अपने 20 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो कोई ट्रेड लेना चाहता है मेटल स्पेस में तो सेल पे नजर रखना चाहिए। यहाँ 84 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लिया जा सकता है। अगर स्टॉक 88 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमको 94 रुपीज तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। विनीत जी, शुगर कंपनीज पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये पूरे साल के लिए होल्ड कर सकते हैं? क्योंकि खबर मार्केट में यह है कि थोड़ी सप्लाई कम होगी और इंटरनेशनल मार्केट में दाम ठीक है। मतलब शुगर हमारा फेवरेट पिक है। ये एक फ्यूल ट्रांजिशन जर्नी का इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी एलिमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, और हमें लगता है कि इसमें बलरामपुर चीनी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स टू बाय। ओके, तो चलिए बलरामपुर चीनी और शुगर यानी कि चीनी की मिठास लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और टॉपिक विनीत की तरफ से संतोष, क्विकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि डिफेंस आज फोकस में भी रहेगा, ऑर्डर विंस की खबरें लगातार आ रही है, और उसमें भी इन पर्टिकुलर एचएएल को करीब 32,000 करोड़ के ऑर्डर्स रक्षा मंत्रालय से मिलने की खबर है। एचएएल करीब 4% की तेजी प्री ओपन में दिखा रहा है। एचएएल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। यहाँ जब भी कोई डिप आता है बाइंग अप देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है उसी तरह से इसको प्ले करना चाहिए। कोई भी डिप आता है इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। अभी तो ये 2830 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है इसमें काफी अपसाइड देखने को मिल सकती है। 3,500-4,000 तक के टारगेट भी इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी यहाँ पे फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी, और स्टॉक ने जो प्रीवियस हाई लगाया था 2900 के आसपास वो क्रॉस होता हुआ नजर आएगा, और इंट्राडे में शायद हमको 2930 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये तो एचएएल पर बात रही आज, क्योंकि ये सेक्टर तो वैसे ही ऐसे सेक्टर तो ज़्यादा वीक हुए ही नहीं थे, और इनमें जब स्ट्रेंथ की बात हो, न्यूज़ फ्लो की बात हो, तो ऑफकोर्स इनमें बड़ी मूव की एक्सपेक्टेशन होनी भी चाहिए। लेकिन गैप अप में क्या गेंस चेस करना चाहिए? कितने हद तक आज पॉसिबल अपर लेवल्स हैं वो ज़रूर वॉच आउट करना होगा, क्योंकि बाजार में आपको एक रिबाउंड तो दिख रहा है प्री ओपन में, और आप गैप अप खुल भी रहे हैं, लेकिन कहाँ तक ये लेवल जाएगा? क्योंकि बात की जा रही है 17,150, 17,200-300 के पास सीलिंग होगी। तो बाजार में ये जो रिबाउंड है, लॉन्ग के ट्रेड एक्चुअली कितने दूर तक जा सकते हैं ये देखना होगा, जो आज खुलने के बाद लेंगे। कल जो लेके गए होंगे उनके लिए तो प्रॉफिटेबल बेट रहेगी। और क्या बैंक निफ्टी जो अभी आपको 300-350 पॉइंट्स के गैप अप के साथ दिखा रहा है, क्या वो लेवल्स को सस्टेन करेगा? क्योंकि पिछले इस पूरे हफ्ते में हमने देखा कि जब भी रिबाउंड अटेम्प्ट हुआ, 2 बार हुआ था, एक बार माइनर और एक बार थोड़ा 200-300 पॉइंट्स का रिबाउंड अटेम्प्ट हुआ, सिर्फ 1.5 से 2 घंटे तक ही अपनी तेजी को बरकरार रख पाए थे इंडेक्स। उसके बाद फ्रिजल आउट भी हुए थे वो गेन्स, और हम बाद में पूरे दिन में प्रेशर भी दिया है। लेकिन क्या आज दिन भर सस्टेन करेंगे मूव, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और ऐसे में आपको नए लॉन्ग्स कहाँ से बनाने होंगे? जो कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग्स होंगे उनके लिए तो प्रॉफिटेबल है, उनके लिए तो शायद यहाँ पर इंडेक्स पर भी आप एक बार के लिए बुक करना चाहे तो कर सकते हैं। एक्सपर्ट से आगे सलाह भी लेंगे, लेकिन चलिए पहले समझ लेते हैं कि अभी इस वक्त जो बाजार खुल रहा है, तो अदानी स्टॉक के कुछ स्टॉक्स सब एएसएम लिस्ट से बाहर हुए हैं। अदानी एंटरप्राइज और अदानी पैक पूरा आज रिवाइव करता हुआ दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी पोर्ट्स हो, इनमें आपको 1.5 से 3% तक की तेजी दिख रही है। बैंक्स में आपको सबसे टॉप गेनर इस वक्त जो दिख रहा है वो इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक सारे बैंक्स में सबसे ज्यादा, प्राइवेट बैंक्स में सबसे ज्यादा पिटा भी था ऑन द जेपी मॉर्गन रिपोर्ट स्टार्ट ऑफ द वीक ओनली। तो पहले रिबाउंड्स यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं, 1.5% की तेजी आपको वहां दिख रही है। पूरा आईटी पैक, आप टीसीएस की न्यूज को इस वक्त अलग रख दें, वो एक सेक्टर, एक पर्टिकुलरली स्टॉक की न्यूज है, लेकिन आप पूरे आईटी को देखें,
वहाँ रिबाउंड है। HCL हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, इन सब ने आपको अच्छी खासी रिबाउंड दिख रही है, क्योंकि नैस्डैक कल भी एक बहुत स्ट्रेंथ के साथ 2.5% की तेजी के साथ नैस्डैक बंद हुआ है। तो ग्रोथ स्टॉक्स में तो अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को ग्लोबली दिख रही है, और आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ग्लोबली दिख रही है, और वो आप देख भी रहे हैं। लेकिन आप दूसरे जो स्टॉक्स ऊपर आए हैं उसमें आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा दिख रहा है, सीमेंट पैक एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर दिख रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकी नीचे है, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव्स का कहीं ना कहीं फायदा इन्हें भी मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है। एट द सेम टाइम मेटल्स, आपको मेटल्स में कौन से, पूरा मेटल पैक नहीं तो एटलीस्ट कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स, JSW स्टील में आपको मूव दिख रही है, हिंडाल्को कॉपर तो हम लगातार देख रहे हैं कि उसमें एक मूव है कॉपर और एल्यूमिनियम रिलेटेड काउंटर्स में, वहां पर आपको मूव दिख रहा है। रिलायंस इस वक्त आपको 1% की तेजी के साथ दिखाई दे रहा है, तो रिलायंस अगर स्ट्रेंथ और देता है तो इंडेक्स ऊपर आने में कामयाब होगा। लेकिन आप दूसरे बैंक्स के हेवी वेट्स को देखें तो इस वक्त बैंक्स में आपको लगभग 400 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है। 400 पॉइंट इंडेक्स में, वो भी ऐसी मार्केट में नॉट एट ऑल बैड, जो कल लेके गए होंगे उनके लिए तो फायदा है। RBL बैंक, इस वक्त बैंक निफ्टी में अगर आप स्टॉक्स देखें तो किन में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है? RBL बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, इनमें स्ट्रेंथ है। एक्सिस 1% तेज है, SBI लगभग 0.25% तक की तेजी है, HDFC बैंक में लगभग 1% की तेजी है। तो ये तो बैंक्स का हाल रहा। एक बार मिड कैप स्पेस भी समझ लेते हैं कि वहाँ कैसी मूव्स हैं। मिड कैप में आपको भारत फोर्ज, आपको याद होगा कल और परसों भारत फोर्ज की अच्छी खासी पिटाई भी हुई थी। आज रिकवरी मोड में सबसे पहले भारत फोर्ज मिड कैप में दिख रहा है, 4% की तेजी वहाँ है। एनर्जी पैक से आपको JSW एनर्जी दिख रहा है। अडानी विल्मर ASM लिस्ट से बाहर हुआ है, वहां पर आपको मूव है। हिंदुस्तान जिंक में अब एक और ट्रिगर भी है। हिंदुस्तान जिंक में इंटीरियम डिविडेंड की भी बात की जा रही है, और रिकॉर्ड डेट आई थिंक इसकी 28 फिक्स होने वाली है, और उसके चलते आप हिंदुस्तान जिंक में कल भी मूव थी, आज भी आप एक मूव देख रहे हैं। तो मेटल पैक से आपको मिड कैप स्पेस में भी बेट्स तो दिख रही हैं। अब एक बार डिम्पी के पास चलते हैं और वो एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ेंगे और आपके सवालों के जवाब भी बताएंगे। रेशो भी ठीक है, आज एडवांस डिक्लाइन की कि 14:1 की रेशो पे है, और कुल मिला के मार्केट के पास टेक्निकली एक रेजिस्टेंस है 17,200 का। ये रेजिस्टेंस नहीं है एक्चुअली, ये ऑप्शंस का डाटा है जिसकी वजह से यहाँ पे आके मार्केट रुकता है। और अगर आप बैंक निफ्टी के हिसाब से चेक कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 40,000 के अराउंड आके। तो 200-250 पॉइंट की गुंजाइश है, यहाँ पे 70 पॉइंट की गुंजाइश है। रेशो 1:3 होगी। एक बार संतोष, आपकी रिकमेंडेशन, ऑप्शंस में ट्रेड ना करें, शायद मार्केट आज साइडवेज भी हो जाएगा, कॉल पुट दोनों गलेंगी। फ्यूचर्स के बारे में जरा बताइए पहले। इस ऑप्शन को ट्रेड करना रिस्की रहेगा, क्योंकि आज फ्राइडे भी, और अगर मार्केट तेज है तो जो हाई भी बढ़ी हुई थी वो भी कूल ऑफ होगी, तो उसका भी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ऑप्शन की प्राइसिंग पे। तो फ्यूचर में मेरे हिसाब से ट्रेड बनता है, कल के हाई के ऊपर हम टिक जाते हैं 10-15 मिनट भी, तो एक शॉर्ट कवरिंग की संभावना बनती है। तो निफ्टी की बात करें तो फ्यूचर के लेवल के हिसाब से 17,280 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 10-15 मिनट वेट कीजिए, सस्टेन कर जाता है तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए, क्योंकि संभावना बन रही है कि शायद आज एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, 10 से 15 मिनट का इंतजार, शॉर्ट कवरिंग के मूव्स यहाँ नजर आ सकते हैं। उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी इंडेक्सेस पर बनाने की राय। ओशो, किस तरह से देख रहे हैं मार्केट की ओपनिंग को इस वक्त? अगर देखें IT सेक्टर में TCS को अगर छोड़ दें, उसके अलावा तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिख रही है, करीब 2% की तेजी इन्फोसिस में आप देखेंगे। इनफैक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टील प्लेज, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी मजबूती नजर आ रही है। क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कौन से स्टॉक्स देख रहे हैं आज मार्केट खुलने के साथ ही? ओवरऑल देखें तो मार्केट में जितना भी करेक्शन आया है, हेवी वेट्स अभी बहुत ज्यादा फोकस में रहेंगे, बिकॉज मार्केट में 5 दिनों के बाद एक थोड़ा रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो इनिशियली मार्केट हो सकता है कि जितने भी हेवी वेट्स हैं उनमें पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहे, बट अग्रेसिवली हमें इनिशियल हाफ एन आवर या 1 आवर में बाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी सारे स्टॉक्स अप्रोक्सीमेटली 1-1.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो वेट करना चाहिए, ये वापस जब कंसोलिडेशन में जाएं तो नो डाउट एक मॉडेस्ट रिकवरी यहां से भी हमें आने वाले 1 से 2 दिन में सारे हेवी वेट्स में दिखाई दे सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना चाहिए, बहुत एप्टली या बहुत अग्रेसिवली अभी हमें बाइक अप्रोच नहीं रखना चाहिए, थोड़ा कूल ऑफ होने देना चाहिए। जैसा कि डिम्पी जी ने बताया कि 17,200 का डेटा सबसे स्ट्रांग है कि वहां पे रेजिस्टेंस है निफ्टी में, तो हो सकता है कि वहां से थोड़ा करेक्शन आए, एंड डाउनसाइड में 17,000 के पास जितना भी हमें निफ्टी मिले उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा इंट्रा डे पे हमें बाई करने के लिए। तो इंट्रा डे पे 17,000 से 17,050 के रेंज में जब निफ्टी आता है तब हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इवन हेवी वेट्स काउंटर में ढूंढनी चाहिए। ओके, ठीक है।
तो सही लेवल्स का तो इंतजार आपको करना होगा, राइट। लेकिन आज आपको कैपिटल गुड स्पेस और डिफेंस स्पेस में अच्छे खासे लॉन्ग बिल्टअप भी दिखाई दे रहे हैं। प्राइस स्पेस मूवमेंट तो है, लेकिन क्या तेजी और बढ़ेगी? ओपन इंटरेस्ट इनमें बढ़ा हुआ है, यानी और तेजी बढ़ सकती है क्या? संतोष, HAL 4% तेज है, लेकिन क्या और बड़ी मूव के लिए एक बार खेलना चाहिए? भारत फोर्ज हो, HAL हो, BEL हो, इनमें से कोई स्टॉक जो आपको यहाँ से भी प्लस करने के लिए पसंद आ रहा हो? यस, वैसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर तो HAL ही है, बट एज ए ट्रेडर के लिए इतनी बड़ी गैप अप के बाद चेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई डिप मिलता है अगर 2770 रुपए के आसपास, तो कोई खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर कोई डिप भी मिलेगा तो रिकवरी भी फास्ट आएगी। और अगर कोई चेस करना चाहता है गैप अप ओपनिंग को, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए फिर 2780 रुपए का। नीचे कोई डिप मिले तभी खरीदारी के मौके ढूंढना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मार्केट के अंदर जिस चीज़ का डर है एक्चुअली वही थोड़ा दिख रहा है। अगर आप देखें एक बार इंडिया विक्स और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो को वापस से दिखाइएगा। विक्स आज टूटा था थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये विक्स वापस और ज़्यादा क्रैक नहीं हो रहा है शुरुआत में। एक पॉइंट ये, कॉल्स को अच्छी तरह से राइट किया जा रहा है, क्योंकि कल कॉल्स ने थोड़ा प्रीमियम अच्छा बनाया था, आज सुबह गैप भी मिल गया। तो पुट्स को खरीद नहीं रहे हैं लोग, लेकिन कॉल्स को राइट कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट है साइडवेज होने का। अगर F&O समझते हैं तो ये पहला पॉइंट है साइडवेज होने का। 155 शेयर ऐसे हैं जो बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। रेशो ठीक है, आज एक झटके में शायद बाजार को ना तोड़ा जाए, लेकिन साइडवेज करके प्रीमियम इरोड किए जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल ही बता सकता हूँ। 17,200 की कॉल को एज अ मीटर आप सिर्फ लगा के रख लें अपनी स्क्रीन पर। इसका आज का हाई 117 है और अभी ये लो टेस्ट कर रहा है करीब 90 रुपये से भी नीचे के, 90 रुपये आसपास आ चुके हैं। तो बाजार भले ही वहीं का वहीं आपको दिख रहा होगा एक लाइन में, लेकिन धीरे धीरे करके प्रीमियम्स को ख़त्म किया जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स पे आते हैं। ऑप्शंस का तो देखभाल के ट्रेड करना चाहिए, खतरनाक ट्रेड होते हैं ये। IEX, एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए इस पे ओशो। ये IEX मान लीजिए किसी ने पहले नहीं खरीदा और उसको अब समझ में आ रहा है कि अब इसको लेना चाहिए, वो गलती तो नहीं कर रहा सर? एक राउंड ये पहले भी तेजी का दे चुका है, ये सेकंड राउंड है इसकी तेजी का। आपने बिल्कुल सही बताया, एक बार पहले भी ये 150 के अराउंड ब्रेकआउट दिखाया था एंड वापस से थोड़ा करेक्टिव फेज में एंटर हो चुका था। एंड अभी भी अगर हम देखें तो अपने 200 डे EMA के पास रजिस्ट कर रहा है ये काउंटर। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर हम देखें तो ये काउंटर में हम ये देख सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 2 महीने ये काउंटर एक कंसोलिडेटेड बेस बना चुका है। सो डाउनसाइड में इवन और फर्दर डाउनसाइड हमें 135 140 के नीचे नहीं दिखाई दे रहा है इस काउंटर पे। बट हमें अग्रेसिवली यहाँ पे अप्रोच बाइंग का नहीं रखना चाहिए, बट नो डाउट स्टैगर्ड मैनर में हमें इसे बाई करते रहना चाहिए, बिकॉज ये सेकेंड टाइम अटेम्प्ट है 150 को ब्रेकआउट करने का। एंड अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है एंड मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या बाइंग इमरजेंस दिखाई देता है, तो ये काउंटर में पोटेंशियल है 162 इमीडिएट टर्म्स में जाने के लिए। तो लोगों को स्टैगर्ड मैनर में इसमें बाई करनी चाहिए, अग्रेसिवली अप्रोच नहीं रखना चाहिए। एंड अगर हमें ऊपर हायर लेवल्स पे मिलता है तब हमें अपना क्वांटम इसमें इंक्रीज कर देना चाहिए बाइंग का। ठीक है, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करने की राय। IEX यानी इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पर करीब 153 के लेवल्स पर हरे निशान में कामकाज। लेकिन रत्नेश, रिलायंस का स्टॉक 2 दिन गिरावट झेलने के बाद 52 वीक लोज भी देखे, उसके बाद बाजार के अपमूव के साथ आज कमबैक भी किया स्टॉक ने। इस वक्त अगर आप देखेंगे 2245 2250 के ही नजदीक कामकाज करता हुआ, आधे से 1% तक की तेजी, और तेजी लगातार बढ़ रही है। क्या टेक्निकली अपमूव और चार्ट्स पे दिखेंगे ड्यूरिंग द सेशन? रिलायंस का देखे तो इतना ज्यादा सपोर्ट जो एक्सपेक्टेशन था इतना गिरावट के बाद में या थोड़ा सा ओवरसोल्ड के बाद में वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि आप बाजार भी देखिए कि ओवरऑल जैसी उम्मीद जैसे 4-5 दिन से बिहेव कर रहा था कि ऊपर खुलने के बाद में आज उम्मीद थोड़ा सस्टेन करेगा, पर फिर वही थोड़ी सी निराशा हाथ लगती हुई लग रही है बाजार से। तो मुझे नहीं लगता अभी फिर बहुत ज्यादा अपमूव किसी अभी रिलायंस काउंटर में दिखेगा। अगर किसी को इंटर ट्रेड करना तो मेरे हिसाब से 2280 का लेवल वॉच करना चाहिए, उसके ऊपर निकलने पे ही एक ट्रेड इसमें मेरे हिसाब से बनेगा। वहां पे फिर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 2250 का, तब टारगेट बनेगा 2320 का। मेरे हिसाब से जैसा स्टार्टिंग बोला था, मिड कैप काउंटर पे ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे मिड कैप में फिर भी एक थोड़ा सा अच्छे मूवमेंट हमको दिख रहे हैं सिलेक्टेड स्टॉक में, तो मिड कैप पे मेरे हिसाब से बेट करना चाहिए। कैप पे आप बेट करना चाहेंगे। इस बीच
बाजार जिन लेवल्स के पास खुला था वहां से फॉलो अप बाइंग आएगी या नहीं आएगी ये तो दिन में देखना होगा, लेकिन जो शुरुआत में जिन लेवल्स के पास बैंक निफ्टी खुला था वहां से गेन्स तो इरोड हुए हैं। 17,100 के पास आप निफ्टी को देख रहे हैं और अब 39,500 के नीचे आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं और ऐसे में टीसीएस रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट टीसीएस अब फ्लैट टू पॉजिटिव काम करते हुए दिखाई दे रहा है और जो दूसरे मूव्स आई हैं उनमें आपको फिर से एक काउंटर लार्सन एंड टुब्रो वहाँ 1.5% की तेजी है। एचडीएफसी लाइफ लगभग 3% तक की तेजी दिखा रहा है और कुछ स्टील काउंटर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स भी प्लस स्ट्रेंथ बढ़ी है इनमें। एलएनटी तो कह रहे एक अच्छा काउंटर है संतोष, ऐसे तो कई बार डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्चुअली इस रैली में जो मूव बनी हुई है इसमें कितनी लेग्स होंगी क्योंकि ऑलरेडी काउंटर चल चुका है। क्या इतनी जब बाजार में अनसर्टेनिटी है सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो कैपिटल गुड्स और इसमें तो सारे इंफ्रा प्लेस भी हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर अब अप्रैल सीरीज के लिए हो सकता है क्या? अभी कहना जल्दबाजी होगी या फिर इतनी स्ट्रेंथ दिखती है चार्ट्स पे? मेरी नजर एलएनटी पर ही है और एलएनटी का स्ट्रक्चर तो बहुत बुलिश है ही। आपने मॉर्निंग में डिफेंस का क्वेश्चन किया था कि डिफेंस में आप कौन सा स्टॉक है जो चल सकता है, तो इसलिए डिफेंस का भी बेनिफिशियरी है, इंफ्रा का, कैपिटल गुड्स का, तो एक परफेक्ट प्ले है। टेक्निकली भी एक रेडी है सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट के लिए, तो आप मेरे हिसाब से इसको इस पूरी सीरीज के लिए भी जो बचे दिन है उसके लिए भी इसको होल्ड कर सकते हो, एज ए इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हो और आज इंट्राडे के लिए भी इसको ट्रेड कर सकते हो क्योंकि यहाँ अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी का मौके ढूंढना चाहिए। नीचे आप 2175 के स्टॉप लॉस लगा के काम करिए, ऊपर में आज इंट्राडे में शायद हमको 2230 रुपए तक के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। देखिए जो शुरुआत में डाटा बन रहा है ना इंडेक्स का, मैं जो अपनी शीट में देख पा रहा हूँ उतना ख़राब तो नहीं है जितना बाजार रिएक्ट कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, अगले 10 से 15 मिनट में एकदम से मार्केट शूट कर जाए 30-40 पॉइंट्स। कई बार क्या होता है कि पहले के स्टॉप लॉस कटवाने होते हैं और उसके बाद फिर शूट करता है मार्केट। थोड़ा बी अवेयर, थोड़ा सावधानी से ट्रेड करें इस समय, कोई भी पोजीशंस लेते समय हल्का हाथ रखा करें। दूसरा पॉइंट आते हैं आप जरा स्टॉक्स पे कि कहाँ कहाँ पे शुरुआती पोजीशंस ठीक बन रही है। भारत फोर्ज, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, टॉरेंट पावर, अंबुजा सीमेंट, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे पोजीशंस ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प, भारतीय एयरटेल में पोजीशंस थोड़ी कमज़ोर है जो शुरुआत में बन रही हैं जो शीट्स के अकॉर्डिंग है। एक बार जरा एक्सिस बैंक चेक करवाता हूँ। एक्सिस बैंक पे क्या करें इस समय? ओशो आपकी रिकमेंडेशन क्या एक्सिस बैंक पे? एक्सिस बैंक देखें तो बिल्कुल अपने 200 डे एसएमए के पास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है एंड आज का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा बुलिश फॉर्मेशन देख सकते हैं बिकॉज एक रिवर्सल काइंड ऑफ अ पैटर्न है बट अभी कंफर्मेशन नहीं है बिकॉज अपने स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो इसका कंफर्मेशन अपसाइड के लिए 852 के ऊपर रहेगा बट आज के लिए भी इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। 850-55 का इंट्राडे का टारगेट हम इसमें देख सकते हैं। थोड़ा डिप मिले तो वापस से हमें इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए 855 के टारगेट के लिए। बट ओवरऑल काउंटर में थोड़ा रिवर्सल का इनिशियल साइन आ चुका है तो इसे हम बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। एंड बैंकिंग, जैसा कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है तो जितने भी हेवी वेट काउंटर्स हैं एक्सिस, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये सब में थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में हमें अपना बाइंग यहां से बना करके चलना चाहिए एंड आने वाले कुछ दिनों में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने के भी चांसेस रहेंगे। इसके पीछे दो पॉइंट्स थे पूछने के। एक तो बैंक का कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है, बैंक निफ्टी का 12 के 12 शेयर हरे निशान में है जो बड़े शेयर्स हैं। दूसरी बात है कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस के हिसाब से 39,500 वाला जो एरिया है ये एक बार अगर आज पार हो जाता, हमने आपको सुबह सुबह बताया था जब एफ&ओ रीड करके बता रहे थे कि ये एक बार पार होना ज़रूरी है 39,500। बस अब ये पार हो रहा है, अब ये टिक जाए आज के लिए, फिर आप देखेंगे एक सेकंड राउंड ऑफ ए शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो सकती है और जो बैंक निफ्टी लेड होगी। अब आईटी के अंदर आज टीसीएस की खबर है इसलिए शायद आईटी थोड़ा बहुत अपने आप में जूझता रहे, लेकिन एक दूसरा एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़ा हो जाएगा जो कि बैंक निफ्टी है। इसलिए वॉच कीजिएगा, क्लियरली वॉच कीजिएगा। थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था कि शूट अप आ सकता है, कुछ वो बनने की तैयारी हो रही है। बस एक स्टॉक मेरे को और पता करना है, उसके बाद फिर मानसी के पास क्वेश्चन होंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, एक बार इस पर आपकी रिकमेंडेशन चाहिए संतोष। HUL HUL के ट्रेंड की बात करें तो अभी थोड़ा साइडवेज है, 2400 के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक कर रहा है और ये आपने 20 डे मूविंग एवरेज जो करीबन 2480 के आसपास है उसके आसपास ट्रेड करा है। तो वेट करो, अगर ये 2480 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमको शायद 2530 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। सो सपोर्ट लेवल पर है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो 2420 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग के मौके ढूंढ सकते हो बट बहुत ज्यादा मेजर अपसाइड्स में नजर नहीं आता।
एमसीजी में कल हम देख रहे थे एक्शन एज डिफेंसिव नजर आ रहा था और एचयूएल लीड भी कर रहा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स जो है वो डाउन ट्रेंड्स बिकवाली का दबाव दिखाते हुए। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग तो बाजार की हुई है, निफ्टी में आप मूव्स हमने देखे, उसके ठीक बाद सेक्टोरल चर्निंग भी जो नजर आ रही है वो बाजार को काफी हद तक सपोर्ट कर रही है, क्योंकि निफ्टी मेटल इंडेक्स जो कि कल मेल्टिंग पॉट था वहां से भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1-1.5% के आप मूव्स हैं। और इसके अलावा रियलिटी पीएसयू सारे सेक्टर्स तो हैं ही जो कि काफ़ी हद तक एडवांस कर रहे हैं, मजबूती दिखा रहे हैं, और रियल एस्टेट स्पेस में भी। लेकिन जहां ये सारे स्टॉक्स का मजबूत दिखना, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, ऑटो, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ये तो लाजमी है क्योंकि बाजार में अपमूव्स नजर आ रहे हैं, बाजार की तेजी इंटैक्ट है। लेकिन डिफेंसिव्स जो कि अमूमन बाजार की गिरावट पर रिएक्ट करते हैं, जैसे कल फार्मा कर रहे थे, आज भी फार्मा सेक्टर में जान है। और कल औरोबिंदो फार्मा जो कि फार्मा स्पेस में आउट परफॉर्म कर रहा था, आज के सत्र में भी औरोबिंदो फार्मा के चार्ट्स में हमने देखा है अच्छे एक्शन के साथ करीब 3% की तेजी। और पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन या 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन के ट्रेंड को अगर देखेंगे ओशो, ऑलमोस्ट 7 to 10% की तेजी औरो फार्मा देख चुका है। यस, औरो फार्मा, इवन पूरा फार्मा सेक्टर, जैसा आपने बताया कि फार्मा सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। जब भी मार्केट करेक्ट होता है तो फार्मा में थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप दिखता है। कल अगर हम देखें हेवी वेट में सन फार्मा अपने 200 डे SMA के पास से बहुत स्ट्रांगली रिवर्स किया है। औरो फार्मा में आज एक ब्रेकआउट हुआ है अप्रोक्सीमेटली 475-76 के लेवल्स का, तो यहां से एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये काउंटर में ये मोमेंटम बरकरार रहे। टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 500 के लेवल्स, 500 से 502 तक के लेवल्स हम औरो फार्मा में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, बिकॉज पिछले 3 दिन से बहुत स्ट्रांग बिल्डअप बन रहा है, वॉल्यूम के साथ ये बिल्डअप है। सो ये दैट मीन्स ये काफी ज्यादा बैक्ड है इसका बाइंग। तो यहाँ से हम 500 के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 570 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले एंड अप्रोक्सीमेटली 500 का टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट करें। 500 तक के लेवल जहाँ नजर आ सकते हैं। लेकिन आईटी सेक्टर में जहां टीसीएस में एक बड़ा डेवलपमेंट है, टीसीएस में डाउनसाइड नजर आ रही है, निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश भी करता हुआ स्टॉक। लेकिन इसके अलावा आईटी सेक्टर के चुनिंदा स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, हैवी वेट्स हो चाहे मिड कैप प्लेयर्स हो, अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। रत्नेश, मिड कैप आईटी फेवरेट परसिस्टेंट सिस्टम हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती, करीब 3% की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड नजर आ रहे हैं। मिड कैप आईटी प्लेयर्स या फिर आईटी में ही, क्योंकि हम देख रहे हैं एक ऑब्वियस सा इंपैक्ट है टीसीएस की खबर का जो कि अन्य आईटी स्टॉक्स पर दिख रहा है। मिड कैप आईटी या मिड कैप या आईटी की बात करें तो देखिए टीसीएस में जितना नेगेटिव बना था इस खबर के चलते वो इतना ज्यादा नेगेटिव हुआ नहीं, और उसने निचले स्तर से काफी रिकवरी मेरे हिसाब से दे दी है। और पर्टिकुलर परसिस्टेंट की बात करें तो ये आउट परफॉर्म करता हुआ कंटिन्यू दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसमें करेक्शन होना था, एक करेक्शन हो चुका है। इसमें काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट इसका 4400 का वहां तक आ चुका है। मुझे हिसाब से ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म अगर कोई प्लेयर है तो उसको यहाँ पे 4400 के स्टॉप लॉस से जरूर बाय करना चाहिए। ऊपर में स्टॉप लॉस इसका बनेगा, पहला बनेगा 4800 का, दूसरा बनेगा 4950 का। तो मेरे हिसाब से 4400 के स्टॉप लॉस से परसिस्टेंट को जरूर बाय करना चाहिए। इसके अलावा एक केपीआईटी टेक भी बहुत आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। इसमें आप देखेंगे परसों के सत्र में काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हमको इसमें देखने को मिली थी। कल थोड़ा सा पॉज लिया इसने और आज फिर वापस से उस आपके परसों के हाई के ऊपर निकलने के लिए तैयारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से केपीआईटी टेक में भी ध्यान लगाना चाहिए। 800 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को। पहला टारगेट जो इसका 880 का बनेगा और नई तेजी 880 के बाद में चालू होगी, जो कि 950 रुपए तक के लिए लेके जा सकती है। टाइम वाले हिसाब से मार्केट के अंदर आज देखें किस तरह से इरोजन हो रही है। आपको मैं एक पॉइंट दिखाता हूँ, आपको बड़ा हैरानी होगी वो देख के। हमको तो खैर कई दिनों से बाजार को देख देख के हैरानी हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप 11% लो पे खड़े हैं एफआईज होल्डिंग और बाजार के पास शॉर्ट कवरिंग नहीं आ रही है। पहले 18% पे शॉर्ट कवरिंग कम से कम निफ्टी में 500 पॉइंट की आती थी, आजकल 50 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग नहीं आती, जबकि एफआईज लॉन्ग होल्डिंग सिर्फ 11-12% है, जो कि ऑल टाइम लो है। ये बड़ी चिंता की बात है। सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लो होता है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। कई बार इसको अगर आप दूसरे चश्मे से देखेंगे तो लो बना क्यों सिस्टम में, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि इंडिया को लेकर वो मार्केट्स में उतने कंफर्ट फील नहीं करते, इसलिए अपने शॉर्ट्स के सौदों को कैरी किए हुए हैं, शायद और भी ड्रैग करना हो। 6% वॉलेटिलिटी इंडेक्स एक बार आप जरा दिखाइएगा, ये नीचे आ चुका है, लेकिन बाजार के अंदर ऊपरी स्तरों से गिरावट है। बैंक निफ्टी ने करीब 100 से 150 पॉइंट एकदम से झड़क दिए और साथ ही निफ्टी ने भी काफ़ी हद तक अपने आप को कमज़ोर किया।
ये आप रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा समझते हैं, हमेशा से देखते भी होंगे। तो जब इंडिया विक्स लो पे है तो फिर बैंक निफ्टी को नीचे क्यों आना पड़ रहा है, फिर निफ्टी को नीचे आ रहा है, जबकि एफआईज लॉन्ग पोजीशन से हैं। तो बहुत सारे मन में आपके भी सवाल चल रहे होंगे। सवालों को थामे रखिए, बाजार सबका जवाब देगा, धीरे धीरे करके दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक दो स्टॉक्स जरा और पकड़ते हैं कि मार्केट के अंदर कहाँ पे पोजीशनिंग थोड़ी ठीक बन रही है। भारत फोर्ज एक और शेयर है जहाँ पे शुरुआत में डाटा थोड़ा ठीक है। एक बार भारत फोर्ज पे ओशो आपकी रिकमेंडेशन जरा चेक करना, पोजीशन लेनी है, जिनके पास है सिर्फ उन्हीं की होल्ड करना है। भारत फोर्ज में पोजीशन अभी भी लेकर के चल सकते हैं। यहाँ पे आज बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग दिखाया है काउंटर ने, एंड ऑलमोस्ट अपने जितने भी इनिशियल गेन्स थे वो वापस से पार डाउन होकर के अपने लोज पे आ चुका है, डे लोज पे आ चुका है। बट स्टिल कल के कंपैरेटिवली अभी भी हाई पे चल रहा है ये काउंटर। तो इसमें कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स 800, सो यहाँ पे हम इसे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, बिकॉज कल का पैटर्न ही थोड़ा रिवर्सल काइंड ऑफ अ पैटर्न था, एंड आज इतने स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद वो थोड़ा सा एक कॉन्क्रीट दिखा रहा है कि यहाँ से हो सकता है कि रिवर्सल आ सकता है। तो हमें इस पे एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 800 से 805 का रेंज होना चाहिए बाई करने के लिए, एंड आज के लिए ही इंट्राडे के लिए अप्रोक्सीमेटली 818 से 820 का टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एक मैं कमज़ोरी वाला शेयर्स भी आपके सामने ज़रूर रखूंगा, वो है आयशर मोटर्स। एक बार ये भी ज़रा चेक करवा लेते हैं। आयशर मोटर्स पे आपके रिकमेंडेशन क्या है संतोष सर? एक बार आप इसको ज़रा चेक करेंगे क्या? ये प्रॉफिट बुकिंग का कैंडिडेट है या फिर शॉर्ट करने का भी कैंडिडेट है? दोनों में फ़र्क है। शॉर्ट करना है तो अगर इसमें 5-7% के टूट बकाया है तो हम शॉर्ट करेंगे, अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो फिर ठीक है, फिर 2-4% ही होगा। यस, आइसर मोटर की बात करें तो इसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन, इनवर्स फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ब्रेकडाउन 2930 के आसपास, 2950 के आसपास जाकर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से 50 से 60 पॉइंट की डाउन साइड और है, क्योंकि वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल है, वहां जाकर इसमें हमको रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो अगर कोई 50 से 70 पॉइंट की डाउन साइड के लिए और प्ले करना चाहता है तो कर सकता है, वहां जाकर अपनी शॉर्ट्स कवर कर ले और वहां पर लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। ऑटोमोबाइल प्लेस में आयशर मोटर्स पर एक नजर, यानी कि निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को एक बार देखना चाहिए। करीब 2-2.5% की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में मजबूती के साथ ट्रेड्स दिख रहे हैं, और रियल एस्टेट सेक्टर के ही दिग्गज स्टॉक्स जैसे कि DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, सनटेक रियल्टी, ये सारे के सारे स्टॉक्स में हरे निशान के साथ ही ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। ओशो रियल एस्टेट सेक्टर में अप मूव्स तो काफी अच्छे दिख रहे हैं। DLF कल से ही चले जा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में कोई टॉप पिक यहाँ से चुनना चाहेंगे? ओवरऑल देखें तो DLF ऑलरेडी काफी ज्यादा चल चुका है, सो यहाँ पे फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं रहेगी। सेकंड काउंटर है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में यहाँ पे फ्रेश एक्यूमुलेशन करके चल सकते हैं। अपने रिवर्सल काइंड ऑफ अ पैटर्न से ये काउंटर पलटा है, एंड यहाँ से एक्सपेक्टेड रहेगा कि इसका शॉर्ट टर्म में हम 1150 का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे हमें एक्यूमुलेशन करके चलना चाहिए। 1100 से 1110 का एक्यूमुलेट करना चाहिए उस रेंज में, एंड 1150 के टारगेट के लिए हम इंट्राडे या फिर 1 से 2 डेज के पोजिशनल कॉल्स के लिए हम इसे रख सकते हैं। DLF में तो काफी मजबूती, अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखे, राय है नई पोजीशंस के रियल एस्टेट के लिए अगर खेलना चाहते हैं तो फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज का रुख करना चाहिए। यहाँ पर इन स्तरों पर खरीदारी के मौके डेवलप होते दिख सकते हैं। नाइका, इस स्टॉक में अच्छा एक्शन दिख रहा है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में अगर देखेंगे जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, फर्स्ट 5 कॉन्ट्रीब्यूटर्स में स्टॉक में FSN ई कॉमर्स नाइका का स्टॉक करीब 3% की तेजी, 141 के लेवल्स हैं। रत्नेश, कुछ समय पहले नोमुरा की भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, 214 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखते हैं। कंजम्पशन थीम इंडिया में प्ले आउट तो हो रहा है, और उसका इंपैक्ट न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर भी पड़ रहा है। नाइका करीब 3% की तेजी, यहाँ से टेक्निकली टारगेट्स कहाँ तक जाते हुए दिख रहे हैं आपको? नाइका का चार्ट कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन में ही किसी भी तरह की तेजी में पार्टिसिपेशन नहीं करता है। अपने डेफिनेटली एक लो को जरूर होल्ड कर रहा है 125-130 रुपए के आसपास का, पर मेरे हिसाब से अभी किसी भी तरह का टेक्निकल में इसमें पॉजिटिविटी नहीं है। टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करें तो किसी को शॉर्ट टर्म या किसी को बहुत टेक्निकल बाउंस के लिए बस प्ले करना है तो बस 125 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। मुझे इसमें लंबी तेजी नहीं दिखती है। 155 160 यहाँ तक आएगा, वहां पे निकल जाए। बाकी मेरे हिसाब से इसमें नई तेजी तो मेरी तरफ से अभी अवॉइड ही रहेगा ये।
पिछले 1 से 2 दिन के अंदर जो मार्केट ने ट्रेड किया है उसको हम फर्स्ट स्टेशन का ट्रेड कहते हैं, क्योंकि मैंने ब्रोकिंग में भी काम किया हुआ है, इसलिए मैं बता सकता हूँ स्क्रीन पे खड़े होकर उस समय क्या सोच रहा होता है एक ब्रोकर, क्या सोच रहा होता है एक क्लाइंट। वो तेज़ी खेलने जाता है तो बाज़ार उसको सपोर्ट नहीं करता। कल का बाज़ार ऐसा था, पहले नीचे गया फिर ऊपर आया और लास्ट में जाते जाते फिर से उसने नीचे की गिरावट दिखाई। तो जो जिस शॉर्ट कवरिंग की हम बार बार उम्मीद कर रहे हैं वो ये 50, 60, 100 पॉइंट नहीं है, क्योंकि टूटे हो आप करीब 18,800 से दिसंबर में थे। अगर थोड़ा याद नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ 18,800 थे हम, आज हम 17,000 पे खड़े हुए हैं। तो ये वो शॉर्ट कवरिंग नहीं है जो कि उम्मीद होती है। बट ठीक है, जो फर्स्ट स्टेशन है जो इस समय के स्क्रीन पे आपको दिखती होगी वो जैसे दिख रही है वैसा आप थोड़ा सा ट्रेंड बना लीजिए अपना। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक से थोड़े 1 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं और कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आपको मालूम ही है कि कई बैंकिंग के क्राइसिस आ रहे हैं, तो बैंकिंग को सर्विसेज देने वाली कई आईटी कंपनीज भी हैं, उसमें से एक मैस्टेक भी है। उनकी मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रही है। मिस्टर अशांक देसाई हैं जो कि कंपनी के एमडी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर देसाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। हमने देखा यूएस में और 2-3 बैंक ऐसे निकल के आए जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है उनके बैंकिंग सिस्टम को लेकर। आपकी बैलेंस शीट का 90% हिस्सा आप यूरोप और यूएस से ही लेके आते हैं और उसमें भी बीएफएसआई बड़ा सेगमेंट है। सर, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको? हमारा बीएफएसआई वर्टिकल में जो एक्सपोजर है वो बहुत कम है। हम बैंक से ज्यादा काम नहीं करते हैं अमेरिका में एज वेल एज इन यूके, तो हमारे लिए तो कुछ एक्सपोजर बहुत ही कम है। और हमने सब चेक किया है, हमारे जो भी कस्टमर फाइनेंस सेक्टर में है उनके साथ हमने चेक किया है और हम बहुत कंफर्टेबल है आज। बिजनेसेस की अगर बात करें, यूरोप से सबसे पहले आपकी आय का हिस्सा आता है, उसके बाद यूएस मार्केट से भी एक बड़ा हिस्सा आता है। ब्रिटिश पाउंड की अगर बात करें, अगेंस्ट द डॉलर गिरावट काफी हावी होती दिखी है और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है यहाँ से, जो कि आपके कारोबार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किस तरह के इम्पैक्ट यहाँ से देख रहे हैं आप? देखिए, इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी पड़ेगा। जो अब आप देख रहे हैं हमारे जो अभी ईयर टू डेट डेटा जो हमने पब्लिश किया था उसमें थोड़ा इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे आया है, मगर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे मेजर कॉस्ट भी पाउंड में ही है जो यूके में होता है। तो जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ जो इंडिया में ऑफशोर का जो है उस पर ही होता है। तो थोड़ा इम्पैक्ट तो होता है, मगर आज अभी जो रेट है पाउंड का वो 2 महीने के पहले से बहुत अच्छा है, मगर लास्ट ईयर से थोड़ा कम है। ये बात ठीक है। ओके, तो आप मिस्टर देसाई ये बात कह रहे हैं कि लास्ट ईयर से थोड़ा कम है, तो यानी अगर हमें एक स्लोडाउन का इम्पैक्ट समझना हो जो यूरोप से आता हो, यूके से आता हो, इन टर्म्स ऑफ योर न्यू ऑर्डर विंस, तो वो आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम देख रहे हैं कि अभी तक तो हमारे कोई ऑर्डर ऐसे कैंसिल नहीं हुए, तो हमें एक निगेटिव जो सिग्नल हो ऐसे मिला नहीं। सिर्फ ये हो रहा है कि अब बहुत सारे देख रहे हैं हमारे कस्टमर की शायद हम ऑफशोर ज्यादा करें और डिजिटल जो बिजनेस है, जो डिजिटल बिजनेस ऑन साइट है वो थोड़ा रिड्यूस करे या उसको रीलुक करे। तो इसमें जो डिसीजन है उनका उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो इम्पैक्ट जो हमारे पे है आज वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनलाइज होने हैं वो पोस्टपोन हो रहे हैं, बट कैंसिल हमने देखे नहीं है, न तो हमने कोई निगेटिव साइन देखी है यूके। यूरोप पे तो हमारा बिजनेस बहुत छोटा है, तो अभी तक तो कुछ इसका इम्पैक्ट देखा नहीं। मिस्टर साई, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी। देखिए, ये बात बिल्कुल तय है कि आपका यूरोप और यूके में सबसे ज़्यादा बिजनेस है। ये बहुत अच्छी बात भी होती है, कई बार प्रॉब्लम आ जाए तो बुरी बात भी होती है। खैर, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, आपको तो अच्छे से पता है ये सारी बात का, लेकिन फिर भी इसके अलावा कुछ और ऐसी ज्योग्राफीज़ है
जहां पर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को? देखिए हमारा फुटप्रिंट यूके यूएस में तो है ही है, मगर एशिया पैक में भी हम है, जहां हम मिडिल ईस्ट में हैं और ऑस्ट्रेलिया जो रीजन है और थोड़ा साउथ ईस्ट एरिया एशिया में भी हमारा इम्पैक्ट हमारा बिजनेस है। तो वो एरिया में तो बहुत अच्छा चल रहा है, मिडिल ईस्ट में पर्टिकुलरली, क्योंकि आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस एंड बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव मूवमेंट हुए हैं वहाँ, तो वहाँ पॉजिटिव लग रहा है हमें। और बाकी जगह जैसे मैंने बोला कि हम देख रहे हैं कि कैसे हम ऑर्डर फाइनलाइज करें जल्दी से जल्दी, तो दैट हमारा रेवेन्यू हो जाए। मिस्टर देसाई, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कारोबार को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी और आपके डिफरेंट वर्टिकल्स और डिफरेंट ज्योग्राफीज पर बातचीत हमारे साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और मास्टेक के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, लेकिन स्टॉक मूवमेंट को अगर स्टॉक ट्रैकर पर देखें, संतोष आपसे जानना चाहेंगे पिछले एक साल में मोमेंटम कुछ खास बढ़ा दिखा नहीं, इनफैक्ट डाउनसाइड ज़्यादा देखने को मिले। ऑन क्वार्टर बेसिस Q3 FY23 स्टॉक के लिए ऑन रेवेन्यू फ्रंट पॉजिटिव रहा, रेवेन्यूज में करीब 5% की तेजी थी, हालांकि मार्जिन्स जो हैं वो स्टेबल या फ्लैट ही देखने को मिले। मास्टेक के स्टॉक प्राइस में जहां लगातार डाउनसाइड ही नजर आ रही है, क्या कोई मूवमेंट ऑन अपवर्ड बेसिस या फिर स्टॉक को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? स्टॉक की बात करें तो एक हेल्दी करेक्शन के बाद एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस में है। स्टॉक 1500 के आसपास इसने एक बेस बनाने की कोशिश की है, तो जो थोड़ा सा लंबा व्यू रख रहे हैं, जब तक 1500 का लेवल ब्रेक नहीं करता बने रहना चाहिए। और जो अगर ट्रेड लेना भी चाहता है, अगर कोई बाई करना चाहता है, 1500 का स्टॉप लॉस का रिस्क ले सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये बेस बना के ऊपर चलने में कामयाब हो जाता है तो ऊपर में 1800 का एक रेजिस्टेंस है उसको निकालता है, तो फिर से हमको इसमें वो तेजी 2200 रुपए से 2300 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो बेस फॉर्मेशन में 1500 रुपए का लेवल का स्टॉप लॉस माइंड में रखें और हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये राय आपको मिलती हुई मास्टेक में इस वक्त खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो है अर्निंग्स के लिहाज से तो पॉजिटिव देखने को मिला। ओशो, एक बार वेदांता पर अपनी राय दीजिए। करीब 1.5 से 2% की तेजी इस वक्त दिख रही है और इस हफ्ते एक न्यूज फ्लो भी था जिसके चलते वेदांता फोकस में रहा और इस वक्त चार्ट्स भी रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो वेदांता में भी कोई खास बिल्डअप बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अपने 200 डे EMA के पास ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम देखें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, तो अभी अपने स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, जो इमीडिएट स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, उसके नीचे ही है। तो जब तक इसमें हम एक ठोस 282 का लेवल्स क्रॉस करते हुए नहीं देखते, तब तक इसमें लॉन्ग एडिशन की या फ्रेश लॉन्ग्स की सलाह नहीं रहेगी। 282 के ऊपर अगर ये काउंटर जा पाता है, तब वहां से हम थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे बाइंग एक्यूमुलेशन करने की सलाह दे सकते हैं। बट अभी के लिए ये साइडवेज वाला मार्केट में है, तो इसे हमें बस वेट एंड वॉच करना चाहिए कि कब 282 के ऊपर निकल जाए काउंटर, या फिर अगर नेगेट किया इसे तो 275 के नीचे हमें फ्रेश शॉर्ट्स के भी पोजीशंस मिल सकते। ठीक है, बाजार भी थोड़ा नीचे आया। इनफैक्ट फ्रेश शॉर्ट की बात आप कर रहे हैं ओशो, यहाँ से आप बैंक निफ्टी पे भी देखें तो अब लगभग 175 पॉइंट्स की ही तेजी सिर्फ रह गई है, और निफ्टी भी हालांकि निफ्टी उन लेवल्स के आसपास ही है, 10-15 पॉइंट्स अप एंड डाउन, बट बैंक निफ्टी जिन लेवल्स पे खुला था वहां से लगभग 200 पॉइंट्स अब नीचे भी है। लेकिन कुछ स्पेसेस हैं जिनमें स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट हॉस्पिटल्स आप बात कर लें, उनमें अच्छी स्पेस है। एक बार कुछ डायग्नोस्टिक काउंटर्स का भी एक जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या बड़े ग्रोथ मोमेंटम के या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं। डॉक्टर लाल पाथ लैब के MD डॉक्टर ओम मंचंदा से डिम्पी ने खास बातचीत की और उनसे समझने की कोशिश की कि उनके लिए बिजनेस सिनेरियो अब कैसा दिख रहा है। आइए सुनवाते हूँ आपको खास कॉन्वर्सेशन। जब भी आप बीमार होते हैं या फिर आपको डॉक्टर बोलता है एक टेस्ट आप करवा के आइए, तो अगर आपने डॉक्टर लाल पैथ लैब से वो टेस्ट नहीं कराया तो डॉक्टर बोलता है कि आपने डॉक्टर लाल की पैथ लैब से टेस्ट क्यों नहीं कराया, आपको वहीं से कराना चाहिए था, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा रिकॉग्नाइज तरीका है डॉक्टर्स को पहचानने का। तो आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ जब जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से मिलता है, ये कॉन्फिडेंस मेंटेन कैसे हुआ। कोविड जैसा भूचाल आया उसके बावजूद भी डॉक्टर लाल पैथ लैब आज देश का नंबर 1 लैब पैथ लैब्स में से एक है, और उसके आज हम कॉर्पोरेट ऑफिस में हैं। और मेरे साथ डॉक्टर ओम मंचंदा है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, पहले तो आपने समय दिया, अच्छा लगा। आई नो आज आपको बहुत बिजी शेड्यूल है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस कि आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा हमसे आप बात से बात कर गए।
कुछ एक सवाल जो आपके मन में चल रहे होंगे, कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से पूछेंगे। हालांकि डॉक्टर साहब मेडिकल फील्ड से हैं, लेकिन बैलेंस शीट्स को समझना बहुत अच्छे से जानते हैं, बिजनेस कैसे ग्रो होगा ये भी उनकी यूएसपीज में से एक है। तो डॉक्टर मंजिंदा, सबसे पहले तो यही मेरे को पता करना है कि इस समय बिजनेस कैसे चल रहा है, क्योंकि आपने एक हेल्थ इमरजेंसी भी इंडिया में देखी, कोविड जैसी, जिसमें आपने बहुत अच्छा काम किया और मैं उसके लिए थैंक यू भी बोलूँगा लोगों के बिहाफ से। इस समय बिजनेस कैसे है, पोस्ट कोविड कैसे चल रहा है? अगर आप कोविड का टाइम देखें, अब लगभग 3 साल होने को आ रहे हैं। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से कोविड का सिलसिला शुरू हुआ, तो RT-PCR टेस्टिंग बढ़ी, उसके बाद नॉन कोविड बिजनेस भी कम हुआ बिकॉज लॉकडाउन हुआ। तो एक FY21 जो अप्रैल 2020 से मार्च 21 का एक पीरियड है, उसमें हमने देखा कि काफ़ी सारा कोविड टेस्टिंग हुआ, लेकिन नॉन कोविड बिजनेस डाउन हुआ। तो चलिए हम आगे पूरी कॉन्वर्सेशन सुनवाएंगे आपको कि कोविड और अब नॉन कोविड बिजनेसेस किस तरह से थ्राइव कर रहे हैं। 1 बजे आप ये पूरी खास कॉन्वर्सेशन देख सकते हैं। लेकिन चलिए बाजार पर लौटते हैं और अब हमारे साथ संजीव भसीन जी भी फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग संजीव जी। संजीव जी, जिस तरह का एक बाउंस तो आता है, लेकिन छोटा बाउंस आता है, शॉर्ट लिव्ड होता है और उसके बाद फ्रिजल आउट भी हो जाता है। क्या ऐसे छोटे छोटे बाउंसेस के लिए ही इस वक्त ट्रेडर्स को प्ले करना चाहिए? कैसे देखते हैं आप इस वक्त इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए मार्केट काफी घट चुका है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी तो ऑब्वियसली इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लेकिन मुझे लगता है ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस है। यहाँ से आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, नेक्स्ट वीक वी स्टार्ट द रिजम्पशन ऑफ रैली and 17,500 to 700 will be easily available because there is so much of underpinning of negativity globally, और यहाँ पे तो कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है। तो आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आपको कल मैंने बैंक निफ्टी कहा था 38,800 में, देखिए आज 1000 पॉइंट की तेजी दे गया। और ऐसे ही DLF जो 300 आपको 52 में कहा था, देखिए 376 रुपए बिक गया, 79 बिक गया इनफैक्ट। तो अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूँ? हाँ जी बिल्कुल, छोटे छोटे जो गेन्स आए हैं वो तो लेने ही चाहिए ट्रेडर्स को। आज कहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, आप बताएं प्लीज। छोटे गेन नहीं, 1000 पॉइंट का गेन आ गया बैंक निफ्टी में। अगर वो ट्रेडर नहीं लेगा तो क्या करेगा फिर? ही हैज टू बी निम्बल एंड ही हैज टू बी इन द मार्केट। ये कहना कि मैं छोड़ सकता हूँ वो बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि यहाँ वापसी अब बाइंग 17,500 के बाद ही आई। तो पहला पिक है रिलायंस। देखिए TCS में जो ये गया है, मनी विल फ्लो बैक इनटू 2 लार्ज कैप्स एंड आई एम बेटिंग ऑन रिलायंस, one of the largest gainers of the import from Russia. Their retail, their other forays are doing brilliantly. They've just acquired the Metro brand. So I think Reliance is the best play at this time. 2200, कल भी मैंने आपको 2235-40 में कहा था, keep a stop loss of 2200. 2400 is coming on Reliance. Second pick Kotak Bank. The banks में सबसे उम्दा जो quality of assets है वो है Kotak. And if you don't own Kotak, then you're in this uncertain time, this is the best bank to buy. 1680 में लीजिए, stop loss of 1650, 1800 का target is coming in Kotak. ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपने जो DLF की कल कॉल थी, ये सब जगह वही चर्चा हो रही थी। आज सुबह हमने केवल से भी वही बात पूछी, वो कह रहे थे कि काफ़ी बड़ा स्विंग एक ही दिन के अंदर आया। बहुत शुक्रिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी आप कह रहे हैं कि 2400 प्लस हो जाएगा, कोटक आप 1800 बता रहे हैं। बैंकिंग काउंटर्स पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी ज़्यादा एग्रेशन के साथ काम करेगा एज कम्पेयर टू निफ्टी बिकॉज ऑफ IT एडजस्टमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयर पता कर लेते हैं। ओशो, इस बीच आपको कोई और शेयर दिखा जहाँ पर आपको लग रहा है कि पोजीशंस बनानी या घटानी, दोनों में से कुछ चाहिए तो? सबसे पहले जो अभी रडार पे है वो पेंट सेक्टर से है, एशियन पेंट में भी अगर हम कल देखें तो कल बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, आज ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली ओपन हुआ है एंड वापस एक करेक्टिव फेज में एंटर किया है 2900 के नीचे। तो ये काउंटर में हम यहाँ से एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं सेम लेवल्स पे, हायर लेवल पे 2940 2960 का इमीडिएट टारगेट इसमें हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं।
ठीक है, इस बीच 10 लाख शेयरों का सौदा लगा है गेल पे। अभी थोड़ी देर पहले मैं ओएनजीसी भी चेक कर रहा था और गेल के अंदर भी 10 लाख शेयरों का एक सौदा लग गया। दोनों शेयर ही जरा चेक करवा लेते हैं। संतोष सर, जरा गेल ओएनजीसी दोनों चेक करो, ये गैस वाले स्टॉक्स हैं, गेल और ओएनजीसी दोनों को चेक करना। यस, वैसे ओवरऑल पीएसयू स्टॉक्स बजिंग है और गेल के ओएनजीसी की बात करें भी पुल बैक दिखाया था बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल फॉल, लेकिन वो पुल बैक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए क्योंकि स्टॉक ने अपने 50 दिन के मूंगे रेंज पे सपोर्ट किया और बाउंस बैक दिखाया है। इमीडिएटली एक इसको हर्डल 155 रुपए का ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी और 20 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर 155 के ऊपर टिकता है तो और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। फिर 160 रुपए का अगला टारगेट लेवल रहेगा। तो दोनों पे ही बाइंग का व्यू है। गेल में तो कल हमने एक अच्छी तेजी देखी भी थी, ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, एक फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। जैसे ही फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता है जो 112 रुपए के आसपास आएगा, 112 रुपए के ऊपर निकलता है तो हमको शायद 8 से 10 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। दोनों पे ही खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। टीसी के स्टॉक पर एक बार ओशो आप राय दीजिए, क्योंकि डाउनसाइड हमने देखी ऑलमोस्ट 6% की ड्यूरिंग द वीक और आज के सत्र में हम देख रहे हैं करीब 2-2.5% की तेजी। 261 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ 260 के स्तरों से एक तेजी पकड़ने की कोशिश में। क्या चार्ट्स आपको स्ट्रांग दिख रहे हैं? यहाँ से सिर्फ इसे वॉच लिस्ट में रखा जाए, गिरावट हावी होगी? देखिए एमएसटीसी को तो अभी भी इसमें गिरावट कंटिन्यू है। अगर देखें तो 200 डे ईएमए के नीचे जो कि 280 लेवल्स के आसपास का था, वहां से कंटिन्यूएशन ब्रेकडाउन आया है इस काउंटर पे। हालांकि अभी थोड़ा सपोर्ट पे चल रहा है, बट इसमें बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच रखने की सलाह नहीं रहेगी। थोड़ा वापस से करेक्शन आ जाए, वापस से रिकवरी आ जाता है टुवर्ड्स 270 275, तब हम वहां पे एक्यूमुलेट करने के वो देख सकते हैं इस काउंटर को। प्लेज में बैंक ऑफ इंडिया पर रत्नेश क्विकली एक बार आप अपनी राय दीजिए। करीब 4% की तेजी इस वक्त चार्ट्स पर नजर आ रही है। एक बार स्टॉक रिपीट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक इंडिया का चार्ट देखने पे डेफिनेटली एक करेक्शन फेज में था इसका, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि सर करेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकता है क्योंकि 65-70 रुपीज ये काफी अच्छे सपोर्ट है इसके। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 70 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एक बार थोड़े से इसमें जो वापस से तेजी बनेगी वो 80 रुपए तक के लिए बन सकती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए। और 80 रुपए के ऊपर इसमें फिर नई तेजी जो कि 90 रुपीज तक के लिए लेके जाएगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जरूर एक बाय का लेवल आ चुका है, 70 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदी करनी चाहिए। ओके, ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं। ये तो बैंक्स हुए,